नमस्कार। आज का जो वेबिनार है, उस वेबिनार का विषय हमने रखा है हैज इंडिया बीन अ विक्टिम ऑफ ऑब्सेशन विद पैसिफिज्म। हमारे आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता श्री उदय माहुरकर जी जुड़ चुके हैं। श्री उदय माहुरकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, राष्ट्रीय चिंतक हैं और मैं तो उन्हें बौद्धिक योद्धा भी कहता हूं कि आप वैसे योद्धाओं के परिवार से हैं, लेकिन आपने इंटेलेक्चुअल लड़ाई बड़ी लड़ी है और पूरी जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ आप लंबे अरसे से ऐसे विषयों पे हमेशा जोर शोर से बात उठाते रहे जिन विषयों पे जनरली जो बौद्धिक वर्ग है वो अपनी बात रखने में हमेशा कतराता रहा। श्री उदय माहुरकर लंबे अरसे तक आपने इंडिया टुडे से जुड़कर अभी काम कर रहे हैं। अभी भी इंडिया टुडे के आप डिप्टी एडिटर हैं और राजनीतिक विषयों के नामी विश्लेषक हैं। आपने 2 पुस्तकें भी लिखी है, उनमें मार्चिंग विद अ बिलियन, एक पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पे आपने लिखी थी 2017 में। वो पुस्तक काफी चर्चित हुई है, उस पे काफी डिस्कशन हुआ है। उसके अलावा भी आप सावरकर के राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व पे आप लगातार लेख लिखते हैं और आप बौद्धिक चर्चाएं करते हैं, अपने उद्बोधन देते रहे हैं और पिछले कुछ समय से आपने शिवाजी के साम्राज्य के विस्तार के ऊपर आपने अध्ययन करके कुछ नई बातें रखी है और उस पे आपने काफी उद्बोधन दिए हैं, लेख भी लिखे हैं। अभी जो विषय आज का हमारा है वो विषय है कि क्या शांतिवाद का एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक जिद हमने पकड़ी है और उसका एक लंबा इतिहास है। देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड इट इन आवर सिविलाइजेशन, बट post independence somewhere we got too much carried away by Gandhian pacifism and we didn't pay much attention to our national security in a manner which was required. So today we have Sri Uday Mahurkar ji and I request Sri Mahurkar ji to address us, to guide us. मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन और कुलदीप रत्नो जी का कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया अपने विचार रखने का आपके सामने। मैंने कुछ दिन पहले एक लेख किया था जो मेरे फेसबुक पेज से मैंने रिलीज किया था और वो कई पत्रिकाओं में छपा, कई वेबसाइट ने उसको लिया। वो लेख था रीसेटिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी विजन। इसमें जो मैंने एक मेरा विचार जो व्यक्त किया था वो ये था कि चाइना और पाकिस्तान से रिपीटेडली हमको जो अनुभव हो रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, उसके बाद क्या समय आ गया कि हम खुल के देश एक डिबेट करें, एक चर्चा करें और तय करें कि हम वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की जो डॉक्ट्रिन है उसको नेशनल सिक्योरिटी में अडॉप्ट करेंगे और ये एडमिट करेंगे कि महात्मा गांधी जी ने देश की बहुत सेवा की, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, लोक सेवा, स्वच्छ भारत, ऐसे कई मुद्दे हैं जहां गांधी जी के विचारों का देश को बहुत लाभ मिला है। लेकिन साथ में देश ये एक्सेप्ट करे, ये कबूल करे, स्वीकार करे कि गांधी जी की 2 बातें जो हैं, एक उनकी संपूर्ण अहिंसा, जिसमें वो कहते हैं कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल आप दर दीजिए, और दूसरा उनका हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट। ये 2 चीजों से देश को काफी नुकसान हुआ है और जो पैसिफिज्म जो इन 2 चीजों ने एक तरीके से हमारे में डाल दिया है, उसकी वजह से ही आज हम, चाइना हो, पाकिस्तान हो, हम उनसे जो तरीके से हमें डील करना चाहिए हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए, वो कई बार हम नहीं कर पाते और एक राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद में भी काफी कुछ बदलाव आया इसके अंदर। एक चाणक्य नीति का एक नया फेज शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट लगता है अभी भी कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा और वीर सावरकर और
सुभाष चंद्र बोस की जो डॉक्ट्रिन है उसको ओपनली अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस लेख के अंदर दो चार चीजें मैंने कही हैं। एक तो मैंने कहा है कि अगर अमेरिका 9/11 के बाद 10 साल के बाद अमेरिका से दूर 11,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में आकर उसामा बिन लादेन को अगर मार सकता है, जिस उसामा बिन लादेन ने 3,000 अमेरिका के नागरिकों को मौत के घाट उतारा था 9/11 को, तो हम हाफिज सईद और मौलाना असर मसूद जो हमारी बॉर्डर से सिर्फ 100-150 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमको क्यों नहीं लिक्विडेट कर सकते? ये एक अहम मुद्दा मैंने उठाया था। उसके अंदर मैंने उसमें एक 1956 का एक वाक्य दिया था। इसमें मैंने बताया था कि क्लेमेंट एटली जिन्होंने भारत को आजादी दी, वो जब 1956 में आए भारत में, तो वो पीवी चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उनके घर पे 2 दिन रहे थे। और पीवी चक्रवर्ती की जो चर्चा उनसे हुई, वो बाद में वो चर्चा का पूरा ब्यौरा जो पीवी चक्रवर्ती ने महान इतिहासकार जदुराव सरकार को दिया, उसमें चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक तरीके से फेल हो गया था कुछ दिनों में। उसके बाद में कांग्रेस कुड नॉट create any apparent pressure on the British government for it to give independence to India. So what were the real reasons for Great Britain to give freedom to India? तो एटली ने जो जवाब दिया वो सही में हमें उस पर गौर करना चाहिए। एटली ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, भले वो हार गई हो, लेकिन उसने हमारे मन में पहली बार ये प्रश्न पैदा किया कि हमने इस देश पे जो राज किया है वो देश के जो देशी सैनिक है उनकी मदद से किया है। अगर ये सैनिक हमारे विरुद्ध में हो जाते हैं, अगर ये सैनिक हमारे विरुद्ध में होते हैं, तो हमारे लिए भारत पे राज करना नामुमकिन है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से जो सैनिक वापस आ रहे थे, भारतीय सैनिक, उनकी भी इच्छा थी कि अब हमने खूब सेवा की ब्रिटिशरों की, अब ब्रिटिश देश छोड़े और भारत को आजादी दे। तो तीसरा उन्होंने कहा कि 1946 में नेवी की म्यूटिनी हुई थी बंबई डॉक पे। उस म्यूटिनी के अंदर खूब सारे जो नेवी के सैनिक थे उन्होंने बलवा किया था, और एटली ने कहा कि ये थर्ड हमारे लिए इंडिकेशन था कि हमारा इस देश पे अब राज करना नामुमकिन है। थोड़ी सी और हिम्मत करके पीवी चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि कांग्रेस और महात्मा गांधी का कितना रोल था, उनका जो वजन था ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, उसका कितना रोल था हमको आजादी देने में। तो चक्रवर्ती लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, एटलीज लिप्स बिकेम ट्विस्टेड एंड ही इन ए वेरी सरकास्टिक मैनर ही सेड मिनिमल, कम से कम योगदान था। तो मेरे ख्याल से इतिहास का भी हमें पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। और ये पैसिफिज्म की जो बात आपने की है, ऑब्सेशन विद पैसिफिज्म, ये आजादी के आंदोलन से चल रही है। हम स्टार्ट करेंगे लखनऊ पैक्ट से। लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट के अंदर हमने जरूरत से ज्यादा लेजिस्लेचर्स के अंदर हक मुसलमानों को दिए एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। इसके बाद में उस टाइम तो खैर लोकमान्य तिलक थे, इसके बाद में गांधी जी आए, और गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन के टाइम पे जो समझौता किया वो मुस्लिम तुष्टीकरण के बेस में है। आज जो मुस्लिम तुष्टीकरण से भारत पीड़ित है, जिसने एक पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट को एक बड़ी पनप दी है गए 70 सालों के अंदर, उसके मूल में है खिलाफत मूवमेंट। आप लोग सब जानते होंगे, उसके ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन सावरकर इसके अंदर आते हैं। सावरकर 1937 में सावरकर जी को पूर्ण रूप से रिहा कर दिया गया। उस टाइम पे सावरकर जी को पुरुषोत्तम टंडन, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने न्योता दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। उस टाइम पे सावरकर जी ने क्या जवाब दिया, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सावरकर जी ने कहा कि कांग्रेस का यह मानना कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर आजादी नहीं मिल सकती, यह बहुत बड़ी उनकी गलती है। इससे लॉन्ग टर्म में भारत को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसका उपयोग मुसलमान नेता हिंदू हकों का हनन करके
मुसलमानों के लिए स्पेशल हक लेने के लिए कर रहे हैं। उस टाइम उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में तो देश के साथ देशभक्ति के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। 1940 के अंदर जब पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास किया, सावरकर ने इसी वार्निंग को और क्लैरिटी के साथ दोहराया। सावरकर ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे आगे बढ़ गई है, इसका वापस आना नामुमकिन है। और ये इसका जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो मुस्लिम लीग का खुराक बन गया है, जिसका आखिरी स्टॉप होगा पार्टीशन। और उन्होंने कहा कि अब पार्टीशन को और पाकिस्तान को टाल पाना बहुत मुश्किल होगा। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान का जन्म हमारी लाशों पे होगा। और 7 साल के बाद सावरकर सही पड़े और नेहरू, गांधी और कांग्रेस गलत। पार्टीशन टाइम पे सावरकर ने कहा था कि जब तक एक कट्टरवादी सोच पे आधारित देश भारत का पड़ोसी देश बन के रहता है, मतलब उनका संकेत पाकिस्तान की तरफ था, तब तक भारत चैन की नींद नहीं सो सकता। 1954 के अंदर अब देखिए कि 2 घटनाएं हुई 54-55 के अंदर। एक तो हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर हुई अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा, हमने ना बोल दिया और वो सीट चली गई चाइना को। इसके और दूसरा एक घटना हुई 54 के अंदर कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आया, ये कहते हुए कि ये 5 मंत्रों को अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर फॉलो करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वार्निंग दी। सावरकर ने कहा कि चाइना ने जो तिब्बत को जिस तरह से हड़प लिया है, उसके बाद चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना, लुभावनी बातें करना एक खतरे से खाली नहीं है। अगर हम इसी पॉलिसी के साथ चलते रहे चाइना के सामने, तो मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा इफ कांग्रेस अटैक्स इंडिया एंड ट्राइज टू स्वॉलो इंडियाज लैंड। ये भविष्यवाणी परम पूज्य गुरु गोलगढ़ जी ने भी की थी उस टाइम पे, और दोनों की भविष्यवाणियां 8 साल के बाद सही पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। नेहरू काल चले जाता है 1900 उनकी डेथ के बाद, और फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि चाइना का वॉर हम हार गए थे, 65 के वॉर हम जीते, तो एक बड़ा ही पॉजिटिव वातावरण था देश के अंदर। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो 65 के वॉर के अंदर या हुआ, उसके अंदर में ये ऑब्सेशन विद पैसिफिज्म जो अपना सब्जेक्ट है, अपना जो आज का जो टॉपिक है, वो उसमें भी बड़ा क्लियरली दिख के आता है। अब देखिए कि भारत की आर्मी लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी जब हमने सुपर पावरों के प्रभाव में आके हमने सीज फायर स्वीकार किया। ठीक है, ताशकंद के अंदर जो हमने जीता था करीब सभी हमने वापस दे दिया। ये पैसिफिज्म का एक बहुत बड़ा दाखला है। 71 के अंदर इंदिरा गांधी जैसे नेता है, जिस तरीके से हमने हराया पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया। उसके बाद लगता था कि सावरकर की जो विजन है और ये पैसिफिज्म का जो शाप है देश के ऊपर, उससे हम शायद मुक्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिमला एग्रीमेंट के अंदर क्या गुट्टी पिलाई भुट्टो ने मालूम नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने कश्मीर का मामला भी सॉल्व नहीं किया, जबकि करीब 1 लाख सैनिक अपने हाथ में थे, अपने बंदी बने हुए थे पाकिस्तान के। और सिंध में हमने जो इलाके जीते थे वो भी हमने वापस कर दिए। तो गांधीयन पैसिफिज्म जो है उसकी झलक हर जगह दिखती है। 2003 के अंदर फिर आता है लाहौर जाता है वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं, बाद में कारगिल होता है। इसके बाद आप देखिए कि 2003 में वाजपेयी जी जाते हैं चाइना में एक डील होता है जिसके अंदर हम तिब्बत को चाइना का प्रोविंस के रूप में हम स्वीकार करते हैं। वो लोग सिक्किम को स्वीकार करते हैं भारत के प्रोविंस के रूप में। लेकिन आप देखिए आज भी चाइना के जो इंट्रूजन्स हैं वो सिक्किम में भी जारी है, सिर्फ लद्दाख में नहीं है। तो कहने का मतलब कि पैसिफिज्म की जो छाया है स्पष्ट दिखती है। और इसके अंदर जो स्टोरी पूरी उभर के आती है वो ये है कि हमारे जो सैनिक है वो बेचारे अपनी जान पे खेल के हमें जितवाते हैं,
और बाद में हमारे जो नेता है उसको वापस दे देते हैं। तो ये सिलसिला जारी है और इस सरकार के आने के बाद में जरूर हमने बालाकोट में जवाब दिया, हमने बालाकोट में जवाब दिया, हमने हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे ईस्टर्न फ्रंट में किया। लेकिन आप देखें कि चाइना का जो एग्जांपल है, चाइना के साथ हमने ट्रेड बढ़ाया, तकरीबन डबल से ज्यादा कर दिया गए 6 सालों में। फिर भी चाइना के आप चेष्टा देखिए कि चाइना हम पे आज तो 6 जगह इंट्रूजन करता है हमारे एरिया में आके। तो मेरा मुद्दा यह है कि व्हाई वी हैव फेल्ड टू इंपोज ए प्राइस ऑन चाइना, ऑन पाकिस्तान एंड ऑन द पैन इस्लामिस्ट ऑफ दिस कंट्री। देश के अंदर भी एक मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से एक पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया है। शाहीन बाग है, जैसे कि शाहीन बाग है। शाहीन बाग क्यों हुआ? शाहीन बाग इसलिए हुआ कि आसाम जीता पहले बीजेपी ने, फिर यूपी जीता, फिर 370 की चुंगल में से कश्मीर को छुड़वाया, फिर राम मंदिर को फैसिलिटेट किया। इसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी बनी जिसके अंदर जो पैन इस्लामिस्ट है, पैन इस्लामिस्ट मतलब उनको डिफाइन में करूं तो ज्यादातर वो वहाबी है, 90% वहाबी है, अल्ट्रा वहाबी है। और ये वो लोग हैं जो ये इच्छा रखते हैं कि देश इस्लामिक देश में परिवर्तित हो जाए कुछ दशकों के बाद। और उनकी ये धारणा गलत नहीं है। अब देखिए कि 2001 में किताब निकली थी, इसका नाम था डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। इसके लेखक थे जेके बजाज और श्रीनिवासन। 2000 की किताब है, ये 2001 की किताब है। इसका फॉरवर्ड एल के अडवाणी जी ने लिखा है। और इसके अंदर ये दोनों जो रिसर्चर्स हैं ये स्पष्ट कहते हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ हिंदू और मुसलमानों को रहा है देश के अंदर गए 50-60 साल के अंदर, उसको अगर हम लागू करते हैं अगले 50-60 साल के अंदर 2062 के अंदर हम मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बन जाएंगे। तो ये जो प्लानिंग जो चल रहा है इसको हम कैसे इसको टैकल करें। अच्छा, दूसरी और बात मैं कहना चाहूंगा सावरकर जी के बारे में कि आज आसाम की जो क्राइसिस है उसकी भविष्यवाणी सावरकर जी ने 1940 में की थी। देखिए ये भी एक हमारे आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड मामला है पूरा। उस टाइम पे सावरकर जी पहले नेता थे आसाम के बाहर के जिन्होंने कहा था कि जो मुसलमान ईस्ट बंगाल में से आके बस रहे हैं ब्रह्मपुत्र वैली में आसाम में, वो आसाम की जो संस्कृति है और हमारी उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा है दोनों के लिए खतरा पैदा करेंगे। लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा नेचर अबॉर्स वैक्यूम, जहां खाली जगह होगी वहां लोग आके रहेंगे, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। बड़ा अच्छा वाद विवाद हुआ था। सावरकर जी ने कहा कि पंडित नेहरू को जो ज्ञान है पर्यावरण का बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। आप देखिए आज सावरकर कितने सही पड़े हैं। 1940 के अंदर मुसलमानों की संख्या आज के आसाम में 10 से 12% थी, आज 35% है। और तो और उस टाइम पे जब आए थे, जब वो मॉडरेट थे, बरेलवी थे, आज उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग वहां भी हो चुका है देवबंद मदरसे के प्रचार के कारण, कट्टरवादी हो चुका है। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, आज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं मानता हूं कि इसमें जो ओपनली शेयर करना चाहिए। जो कट्टरवादी मुसलमान हैं, जो पैन इस्लामिस्ट हैं, जो अल्ट्रा वहाबी हैं, उनका क्या व्यू है, इसी कल्पना मुझे 1 जनवरी 2006 को इसके बारे में मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं उस टाइम पे अहमदाबाद में पोस्टेड था और मैं 2003 से एक व्यक्ति को फॉलो कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम है SQR इलियास। उमर खालिद जो है, जो टुकड़े टुकड़े दिन का प्रणेता है, उसका पिताजी है SQR इलियास। ये आदमी 1983 में सिमी का प्रेसिडेंट था। 2003 में इसका मैंने इंटरव्यू पढ़ा। उस टाइम पे सिमी के कुछ लड़के जो थे 2002-3 के आसपास, हाँ, वो लोग एक पोस्टर पोस्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, डिस्ट्रॉय नेशनलिज्म, इस्टेब्लिश खिलाफत। राष्ट्रवाद का ध्वंस करो, खिलाफत प्रस्थापित करो।
तो उससे एस्कर विला से पूछा गया एक पत्रकार द्वारा कि भाई आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो एस्कर विलियम्स ने जो जवाब दिया चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा इसमें क्या बुरा है, खिलाफत को तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, खिलाफत में क्या बुराई हो सकती है। और राष्ट्रवाद तो एक फांसीवादी भावना है, फांसीवादी विचार है। इन इंग्लिश ही सेड दैट नेशनलिज्म is a fascist thought, whereas Khilafat was supported by Gandhi, Nehru and entire Congress. तो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है उसका कैसा हो। शायद मैं मानता हूं कि आज महात्मा गांधी खुद जिंदा होते हैं तो वो भी एडमिट करते हैं कि जो खिलाफत का उनका जो कॉम्प्रोमाइज था, जहां उन्होंने पैन इस्लामिज्म को सपोर्ट करके मुसलमानों को भारत की आजादी की स्ट्रगल में जोड़ने का प्रयत्न किया, वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। गांधी जी अगर जीवित होते तो खुद भी एडमिट करते। तो गांधी जी की गलती का कैसा उपयोग करते हैं उसका आपको ख्याल आएगा। और फिर इसके बाद मैं उनको ट्रैक करने लगा। उस टाइम पे आज जो सोशल मीडिया के जो साधन है वो थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको ट्रैक करता था, न्यूज पेपर की स्टोरी पढ़ता था, इंटरनेट पे पढ़ता था। और मैं अहमदाबाद में था और मैंने पढ़ा कि 1 जनवरी 2006 को एसके और इलियास का भाषण है अहमदाबाद के पालड़ी में, मेहदी नवाज अंग हॉल है, उसके अंदर जमात इस्लामी के लीडर ही है, पूरा क्राउड जमात इस्लामी का था। मैं पहुंच गया उस दिन सुबह 10 बजे और जो मैंने सुना उससे मेरे कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि आज इस्लाम को देश में आके 800 साल हो चुके हैं, फिर भी हम ये पूरे देश को इस्लाम में परिवर्तित क्यों ना कर सके। या के दलित, या कि पीड़ित, या के शोषित इस्लाम का रास्ता देख के बैठे हैं, हम पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को हम इस्लाम में परिवर्तित क्यों ना कर सके। हमारी रणनीति में ऐसी क्या गलती थी। इसमें वो 10 मिनट बोले, 5-7 मिनट, 10 मिनट, और फिर उन्होंने पॉज लिया और फिर कहा कि दोस्तों मैं कुछ साल पहले पाकिस्तान गया था, कुछ समय पहले, तो पाकिस्तान वालों ने मुझे अलग ही बात की। उन्हें कहा कि इलियास साहब आज इतने खफा क्यों हैं, भारत के मुसलमानों ने तो बहुत बड़ा काम किया है। आप सोचें, जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था उस दिन हर एक भारतीय मुस्लिम को पाकिस्तान की नजर से देखा जा रहा था, एक देशद्रोही की नजर से देखा जा रहा था। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि भारत की हुकूमत अपने बड़े बड़े निर्णय मुस्लिम वीटो के बगैर नहीं ले सकती। फिर उन्होंने दूसरा पॉज लिया और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पे गौर किया और मुझे लगा कि इस बात में दम है। और फिर उन्होंने कहा कि आज आसाम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला जैसे स्टेट है जहां मुस्लिम मतों के बगैर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमें ऐसी स्थिति पूरे देश में पैदा करना है। तो ये इनके मंसूबे हैं। हमको एक ख्याल से श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह की तारीफ करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने आसाम जीता, जिस तरीके से उन्होंने यूपी जीता, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर को 370 की चुंगल में से छुटकारा दिया, जिस तरीके से राम मंदिर जो हमारी एक ऐसा लगता था कि एक डिस्टेंट ड्रीम है, उसको उन्होंने सफल बनाया अपने रोल के द्वारा, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करके। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन साथ में हम ये नहीं बोल सकते कि हम जरूर ये कहें। एक बीजेपी के नेता ने कहा कि उदय भाई आपकी ये जो एनालिसिस गलत है, आपकी एनालिसिस गलत है। हम लोग ऊपर जहां गांधी हम उपयोगी, हम गांधी को फॉलो कर रहे हैं, एक अंदर से हम चाणक्य नीति खेल रहे हैं। मेरा मानना है कि चाइना का जो हादसा हुआ है उसके बाद में स्पष्ट हो जाता है कि जो गांधीयन पैसिफिज्म की जो पूरी एक शैडो है वो आज भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पे है, हमारी जो विदेश नीति के ऊपर भी है। अब देखिए कि अब आप नेपाल की बात करें अपन, आप देखिए कि नेपाल के अंदर जो लीडर है, कम्युनिस्ट लीडरशिप और पब्लिक, उनमें गैप है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है आजकल जो ये मानता है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने और राजाशाही वापस आए। बड़ा वर्ग है, मतलब ये एक या दो आदमी से बात करने पे नहीं कह रहा हूं मैंने कई लोगों से बात की इस बात की। लेकिन हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इसको इस बात का ख्याल ही नहीं है। तो हम नेपाल को भी बराबर टैकल नहीं कर पा रहे। वहां पे वहां के जो एम्बेसडर हैं वो इतने हावी हैं कि वो मंच है ऐसे काम
अपने लोगों से नेपाल के नेताओं से करवा रही है, कम्युनिस्ट नेताओं से करवा रही है, कम्युनिस्ट नेताओं के झगड़े हो रहे हैं उनको जोड़ने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो गांधीयन पैसिफिज्म है, इसकी असर हमें कई जगह पे दिखती है, इंटरनल सिक्योरिटी में दिखती है। और देखिए यही पैसिफिज्म जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मुस्लिम अपीसमेंट, एंड उसका जो डायरेक्ट उसका जो अपशॉट है वो है पैन इस्लामिज्म। और राष्ट्रीय सुरक्षा और पैन इस्लामिज्म या मुस्लिम अपीसम का कैसे डायरेक्ट इसका लेना देना है, इसका एक दाखला मैं अच्छा दूंगा आपको। आपको याद होगा 2006 से 2008 के बीच में कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए भारत में। बंबई में हुए, दिल्ली में हुए, जयपुर, बेंगलोर, फैजाबाद, जम्मू, वाराणसी, कई जगह पे हुए। लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट इन्होंने किया अहमदाबाद के अंदर। ये सब इंडियन मुजाहिदीन नाम की एक संस्था थी जो सिमी में से बनी हुई थी, उन्होंने किए थे। अहमदाबाद में जब उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, करीबन 59 लोग मरे। ये बात है 26 जुलाई 2008 की। लेकिन क्योंकि गुजरात की सरकार जो थी उस टाइम में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, वो बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण से बिल्कुल मुक्त थी और नेशनलिज्म को कमिटेड थी। उसका क्या फायदा उनको हुआ? ये जो स्टेट्स थी जहां 2 साल तक चल रहा था, वहां पे हर जगह पे करीब करीब 90% जगह पे जो सरकारें थी वो ऐसी पार्टी की सरकारें थी जो मुस्लिम अपीसमेंट के ऊपर आधारित थी। गुजरात की सरकार ऐसी थी जो आधारित नहीं थी, जो राष्ट्रवाद को कमिटेड थी। गुजरात पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया, उसके अंदर ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो सिर्फ 4 या 5 महीने के अंदर खुल के बाहर आ गई। और आप देखिए कि 2008 के बाद में बटला एनकाउंटर जो हुआ था, उसकी माहिती भी गुजरात पुलिस ने दी थी। और आप देखिए कि उसके बाद में 2008 के बाद में अगर आप कश्मीर छोड़ दें तो देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट बिल्कुल बंद ही हो गए, क्योंकि गुजरात पुलिस ने उस टाइम पे बड़ा बढ़िया काम किया। इनके जो स्लीपर सेल थे सभी एक्सपोज कर दिए, कई मौलवियों को पकड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि एक मौलवी को आजमगढ़ से पकड़ा गया था, जो इन लड़कों को जिन्होंने ब्लास्ट किए थे उनके इंडोक्ट्रिनेशन में इन्वॉल्व था। उस मौलवी को कुछ जो सेक्युलर पार्टी थी सो कॉल्ड, उन्होंने बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन नरेंद्र भाई ने अहमदाबाद से प्लेन भेजा और प्लेन में उस मौलवी को बुलाया। प्लेन में और मौलवी को लेकर अहमदाबाद आ गए एक ही दिन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो नेशनलिस्ट जो लोग हैं हमारे देश में, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सावरकर के रास्ते में नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी रास्ता काटना बाकी है। और हमारी जो विजन है अभी भी इससे अफेक्टेड है, ऐसा मेरा कहना है। और इसीलिए मैंने जैसा कहा कि हमें देखिए एक और मुद्दा जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मैं रह गया मेरे से। आप देखिए, आप एक मोरारजी भाई का एक बहुत अच्छा दाखला है, मोरारजी देसाई जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई ईमानदार आदमी थे, सन्निष्ठ कार्यकर थे गांधीज्म के, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने का प्रयत्न उन्होंने किया था। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के अंदर और नेशनल सिक्योरिटी में कैसे उन्होंने गलती की, जो दाखला बिल्कुल अनबिलीवेबल है। जब मोरारजी यहाँ पे इलेक्ट हो गया है, उसके कुछ ही समय के बाद जियाउल हक ने वहां पे सत्ता कैप्चर कर ली पाकिस्तान में। तो जियाउल हक ने मोरारजी भाई को कल्टीवेट किया। जियाउल हक मोरारजी भाई को फोन करता था, सर करके बात करता था, और ऐसी एक वीक पल के अंदर मोरारजी भाई ने जिया से कह दिया कि देखो, तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब जो डेवलप कर रहे हो ऊटा के अंदर, तुम्हारा रिएक्टर है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, हमारे लोग वहां पे हैं। उसके बाद कई हमारे जो जासूस थे मारे गए और दूसरों को भाग के आ जाना पड़ा। ये सीधा गांधीयन पैसिफिज्म के असर है इसके अंदर। अच्छा, उसी टाइम पे मोशे डायन नाम का जो डिफेंस मिनिस्टर था इजराइल का, वो भारत आया था। उसने मोरारजी भाई से कहा कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के आगे बढ़ रहा है, आज से सिर्फ हमें रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दी है। उस टाइम पे ऐसे प्लेन नहीं थे कि जो एक डिस्टेंस से ज्यादा ट्रेवल कर सके, तो उनको आने में या जाने में एक जगह रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी चाहिए थी भारत के अंदर। उन्होंने कहा इतनी आप फैसिलिटी दोगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर को हमें खुद ही खलास कर देंगे, खत्म कर देंगे बॉम्ब करके। लेकिन मोरारजी भाई ने, क्योंकि ही वाज वेडेड टू गांधीयन विजन, उन्होंने ना बोल दिया। तो कहने का मतलब कि हम गांधी जी को हिंदू महासभा जैसे कंडेम करते, कंडेम ना करें,
उनकी अच्छी बातों को अपनाएं, लेकिन ये हम स्वीकार करें एज ए नेशन कि गांधीयन पैसिफिज्म जो है उससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं मानता हूं कि जो विश्व गुरु बनने की हमारी जो परिकल्पना है, जिसके बारे में कई संतों ने डायरेक्ट बात की थी, हमारे जो महापुरुष हो गए जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी प्रणवानंद जी, भारत सेवा आश्रम के फाउंडर, भारत सेवा आश्रम संघ के फाउंडर। तो वो जो परिकल्पना हमारी है, वो मैं मानता हूं कि अगर हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर अगर हम ये क्लियर नहीं करते कि आज से हम सावरकर और बोस के रास्ते पे चलेंगे, और गांधी जी ने देश का बड़ा भला किया, लेकिन गांधी जी की दो बातें हैं, फिर से दोहरा रहा हूं। एक उनका कंप्लीट नॉन वायलेंस, संपूर्ण अहिंसा, और दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल जो हिंदू कीमत पे आधारित है। ये दो चीज अगर हम कबूल नहीं करते तो मैं मानता हूं कि हमें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा मेरा एक और मुद्दा है, लेकिन जैसे कि चाइना, मैंने कहा पहले कि जैसे चाइना हमारे इसमें घुस जाता है, तो हम चाइना के एरिया में क्यों नहीं घुस सकते, हम इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते? मतलब इसके अंदर जगह जगह मुझे गांधीयन पैसिफिज्म की एक छाप दिखती है। तो ये मेरे विचार से आपसे शेयर किए मैंने। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कुलदीप जी। थैंक यू सर। आपने काफी विषय बताए रखे हैं सामने। निश्चित तौर पे हमारा आज काफी लोग, ज्ञानी लोग हैं आज उपस्थित, उनके बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें आपने जो समाप्त करते हुए विषय उठाया कि हम क्यों नहीं चाइना के साथ हम कोई पनिशिंग या जिसको कहते हैं कि टिट फॉर टैट वाला एटीट्यूड अपनाते या कोई एक्शन लेते। सवाल ये है कि हमारे साथ तो अब जिस तरह से आपने उदाहरण भी दिया कि चाहे नेपाल हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश जैसे देश भी हो, तो कहीं ना कहीं ये जो हम एक लबादा ओढ़ के बैठे हैं कि भाई हम शांति के दूत हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, तो क्या इससे बाकी जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, भले ही वो छोटे हैं, लेकिन उन्हें एक जिसे हम कह सकते हैं कि अत्यधिक आत्मविश्वास उन्हें मिलता है कि इवन इफ वी पिंच इंडिया अगेन एंड अगेन, सो इंडियंस वांट रिटेलिएट, कि भाई ये वापिस कुछ हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये ज्यादा से ज्यादा हमसे बातचीत करेंगे और कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका कोई हार्श रिएक्शन नहीं होगा। आपने काफी घटनाक्रम बताए, उसमें एक घटनाक्रम हमें भी याद है कि जो कारगिल का हुआ, उसमें अटल जी ने बड़े उसके गौरव के साथ ये कहा कि भाई हम हमारी जो सीमाओं में घुस गए हम उनको वापस भगाएंगे, लेकिन हम उनकी सीमा में नहीं घुसेंगे। जब वो आपकी सीमा में घुस गए, आपके सैनिकों के, आपकी चौकियों पे कब्जा कर लिया, आपके सैनिकों को मारा है, और लेकिन हमने उसी आदर्श को पकड़ के रखा। तो क्या ये जो आपने बताई कि इससे बड़े देश, तो चीन का तो मामला है कि भाई चीन के पास ताकत है और वो कुछ मिस एडवेंचर करना है दुनिया के साथ कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ छोटे छोटे देशों का भी है कि क्या उनके साथ भारत की नीति, ऐसा नहीं है कि हम कोई दादागिरी का करें, पर कम से कम ये तो हो कि भाई इसको अगर हम तंग करेंगे तो ये कुछ कार्रवाई करेगा। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि क्लास में कोई लंबा चौड़ा मोटा सा कोई बच्चा है, उसको हर छोटा बच्चा आता है, चिकोटी काट के चला जाता है, और वो बड़ा वाला बच्चा हंसता रहता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी आंख निकालता है, कुछ करता नहीं है। तो इस स्थिति में भारत के भविष्य के लिए सुरक्षा का कितना वातावरण बना रह पाएगा, यह एक प्रश्न है। इस पे आपके विचार जानना चाहता हूं। मैंने तो मेरा जवाब इसमें दे दिया मेरे वक्तव्य के अंदर कि इसकी मूल जड़ है वो है गांधीयन पैसिफिज्म। देश को एक राष्ट्रीय बहस करनी पड़ेगी जिसमें देश को स्वीकारना पड़ेगा, और ये आवश्यकता इसकी सिर्फ नेताओं की आंखें खोलने के लिए नहीं है। हर एक देश के हर एक नागरिक की आंखें खुलनी चाहिए। दूसरा, मैंने इस आर्टिकल में जो एक और चीज लिखी थी, अगर ये करते थे इसका असर क्या होगी। देखिए, आप शाहीन बाग के अंदर आप देखें तो पहला फोटो महात्मा गांधी का होता था। इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि कैसा गांधी जी का जो, देखो सावरकर जी ने ये जो अति साधुता है, इसको उन्होंने कहा था सद्गुण विकृति, परवर्जन ऑफ वर्च्यूज। तो ये सद्गुण विकृति से मुक्त होना पड़ेगा, और सिर्फ नेताओं की विजन हमें खोलने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है।
हमें पूरे देश की विजन सुधारनी पड़ेगी। पूरे देश को ये मूवमेंट जब बनेगा जब लोग इसमें जुड़ेंगे। जब ये डर जो है कि गांधी जी को हम बोलते हैं तो गांधी जी के बारे में थोड़ा भी क्रिटिकल बोलते हैं तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि नहीं आप गांधी जी के खूनी हो। गांधी जी के खूनी को तो सजा हो गई। कोई ने ऐसा कहा, कोई आरएसएस वाला ने ऐसा कहा कि गांधी सावरकर ने ऐसा कहा कि गोडसे को गलत सजा हुई है, कोई ने नहीं कहा। तो वो गांधी जी का प्रकरण निपट गया पूरा। तो लोग जो डरते हैं, खास करके मेरा अनुरोध संघ परिवार के लोगों से है, वो डरते हैं बोलने से। और उनको लगता है कि गांधी जी का एक शब्द वहां अगर बोलेंगे तो हम पे ये अटैक हो कि आप गांधी जी के खूनी हो। मेरे ख्याल से इस मानसिकता से बाहर निकलने की एक आवश्यकता है हमें, और बहुत ही अर्जेंट है ये। अगर हमने ये गियर शिफ्ट, इसको मैं बोलता हूँ गियर शिफ्ट, ये गियर शिफ्ट अगर हमने नहीं किया तो हम बहुत तकलीफ में होंगे फ्यूचर के अंदर। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात नहीं है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर भी चाइना और जो पाकिस्तान ये भी जानते ही हैं, इनको भी मालूम है कि गांधीयन पैसिफिज्म ही भारत की ये जो वीक रिस्पॉन्स की जो जड़ है। तो उनको भी अगर आप ये स्पष्ट कर देते गांधी जी के हम 1 2 3 4 5 बात मानते हैं, 3 4 6 7 8 बात नहीं मानते, तो एक मैसेज जो इंटरनल जो लोग पड़े हुए जो भारत को डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, जो पैन इस्लामिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, उनको भी जाएगा। और भारत, और अब देखिए गांधी जी का आप देखिए कि सीपीआई ने गांधी जी को अडॉप्ट 1992 में किया हुआ है, बाबरी ध्वंस के बाद। उसके पहले तो सीपीआई वाले भी गांधी जी के विरुद्ध में थे। तो गांधी जी का आइडियोलॉजी जो पार्ट है गांधी जी का, इतना फ्लेक्सिबल है कि भारत को मारने के लिए कोई भी उसको अपना लेता है। और एक तरीके से मैंने लिखा है मेरे लेख के अंदर कि हमारे जो दुश्मन की जो दुष्टता है, उसकी जो इविलनेस है, उसको देखने से हमें ये रोकता है। जी जी। अब उदय सर मुझे ये बताएं कि जो अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति है, जी, कहीं ना कहीं जो आपने बात किया कि ना दुनिया को भी मैसेज देने की जरूरत है, 1 2 3 4 हम ये नहीं मानेंगे। अभी जो पिछले 2-3 महीने में जो घटनाक्रम हुए, मेरी बात कई ढेर सारे डिप्लोमेट से हुई अपने, तो उनका कहना है कि उनको ये क्लियर कट जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, उन लोगों को मतलब एक आप नॉन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट की। जी, तो उनको ये इंप्रेशन था कि जब मोदी गवर्नमेंट बनेगी और मोदी गवर्नमेंट इस चीज से अपने आप को दूसरे नीति की तरफ ले जाएगी, जैसा कि अभी तक नहीं हुआ। वी आर फॉलोइंग सेम रूट ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी एज अर्लियर वी आर डूइंग। तो उसका नुकसान, उसका एक जो आप जो बातें कह रहे हैं इससे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। तो क्या उसमें भी ये पुट दिया जाना आवश्यक है या इसके लिए कुछ अल्टरनेट खड़ा करना आवश्यक है? देखिए नॉन अलाइनमेंट, देखिए चाणक्य नीति के रूप में अगर हम नॉन अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं तो बुरा कुछ नहीं है उसमें, बगैर हमें करना चाहिए। चाइना वाले प्रकरण में स्पष्ट हो गया कि गांधीयन पैसिफिज्म की छाया अभी भी बनी हुई है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि इतने 6 जगह वो घुस गए। अभी तो देवसांग में तो अभी भी 6-7 किलोमीटर अंदर है ये लोग, तो हम क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? तो मूल बात यह है इसके अंदर कि नॉन अलाइनमेंट कहने के लिए कोई बुरा नहीं है, पर उसको हम चाणक्य नीति के रूप में यूज करें, नहीं गांधी, नहीं नेहरू जैसा। जो नॉन अलाइनमेंट एज ए स्लोगन, कोई अगर समय अगर ऐसा है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, तो बुरा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से जो हमारे पास जो डेप्थ होनी चाहिए डिप्लोमेसी की, वो तो होनी चाहिए। ये मेरा कहना है। धन्यवाद उदय भाई। एक प्रश्न है कि कहीं ना कहीं हमारी, जो मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में और लंबे समय से हमारी जो सभ्यता रही, उसमें कुछ धार्मिक पंथों में भी अहिंसा पे जिस तरह से जोड़ दिया गया, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, और उसका समाज पे प्रभाव पड़ा, खास तौर पे क्षत्रिय वर्ग पे बहुत प्रभाव पड़ा। और हमने अहिंसा को इतना बड़ा वर्च्यू बना दिया कि हम सेल्फ डिफेंस करना ही भूल गए। और उसमें सेल्फ डिफेंस में जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा बाहुबल होता है, हमारा जो जिसको हम कह सकते हैं कि आर्मी की जो प्रिपरेशन होती है, उसको हमने बड़ा साइडलाइन किया, और उसका नतीजा हम 1000 साल की गुलामी में हमने भुगता। कहीं न कहीं वो मान्यताएं भी अभी भी रोल प्ले करती है, गांधी के ऊपर भी असर रहा। लेकिन ये जो धार्मिक मान्यताओं का
उसको सामाजिक तौर पे जीव हत्या नहीं करना वह एक अलग बात है, लेकिन जब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है तो वो जो हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों में और राजनीति के बीच में जो आपने बताया कि भाई प्रैग्मेटिज्म को कहाँ कैसे बैलेंस करना है, उसके बारे में एक प्रश्न है कि हम कैसे करें। देखिए ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म का ये एक मैं बताऊं कि एक थोड़ी सी मैं कहूंगा नेगेटिव साइड भी है। इसकी चर्चा सावरकर जी ने 6 गोल्डन एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत के 6 इतिहास के 6 सुनहरी पन्ने, इसके अंदर उसकी बात की है उन्होंने। और उन्होंने कहा इसके अंदर कि जैनिज्म और खास करके बुद्धिज्म की काफी असर रही है हमारे पे, और जो हम जो एक तरीके से डिफेंसिव पे चले गए उसका लेकिन देखिए ऐसा है कि इसको एकदम प्रैक्टिकल सेंस में हमें नहीं मानना चाहिए कि देखिए आज लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट लड़ ही रहे हैं वहां पे, कई लोगों को कई उनको कीर्ति चक्र मिले, वीर चक्र मिले वहां पे, ऐसा नहीं है एकदम। लेकिन हमें जो मॉडर्न आइकॉन्स जो हैं उसमें हमें सावरकर और बोस को अपनाना पड़ेगा, खास करके सावरकर को, तो ही हम इससे मुक्त हो पाएंगे। आप देखिए दूसरा कि आज देखिए कि आप छत्रपति शिवाजी का अगर आप अध्ययन करें, है ना, तो ये जो पैसिफिज्म है जो है हमारे में, इसने हमारे महापुरुषों का सही मूल्यांकन करने से भी हमको रोका है। मैं छत्रपति शिवाजी के बारे में जितना पढ़ता हूं, मैंने करीब जदुनाथ सरकार, भास्कर गजानन मेंदले, आपका जीएस सरदेसाई, करीब सभी इतिहासों में पढ़ लिया। मेरे मन में कई ये बात मेरे मन में आती है कि हमें शिवाजी का जो मॉडल है उसको अपनाना चाहिए। बस सावरकर का जो मॉडल है वो शिवाजी का ही मॉडल है। आप देखिए कि हम थोड़ा डिफेंसिव पे थे, हम पे विदेशी आक्रमणकार अटैक करते थे, हम डिफेंड करते थे। शिवाजी पहले ऐसे राजा थे, छत्रपति शिवाजी, इन्होंने कहा कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब वो अपने उनके जो मेन जो जासूस थे बहिर्जी नायक, जब उसको बोलते हैं कि आप जाइए सूरत और सूरत में देखिए कि सूरत में कितना धन है वहां पे, तो वो जो बोलते हैं कि मेरा विचार है सूरत को लूटने का, तो बहिर्जी नायक घबरा जाता है। बहिर्जी नायक बोलता है कि महाराज इतनी दूर अपन जाएंगे? तो शिवाजी इसको बोलते हैं कि ये तुर्क जो है वो इतने दूर से आते थे और यहाँ पे आके राज करते थे, लूट के चले जाते थे, तो हम ये यार 200 कोस नहीं जा सकते। तो शिवाजी का मॉडल है हमारे पास में। आप देखिए कि अफजल खान का जो वध है, अफजल खान नाम का एक सेनापति था जिसको शिवाजी के लिए को मारने के लिए भेजा गया था बीजापुर सल्तनत के द्वारा। शिवाजी ने जो अफजल खान जो वध है वो भी हमारे इस विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है समझने के लिए। देखिए अफजल खान वध पहला ऐसा इंसिडेंट है मुसलमानों का आने के बाद में 467 साल में, मतलब जिस दिन अफजल खान को शिवाजी ने मारा, उस दिन मुसलमानों को देश में आके, इस्लामिक राज को देश में आके 467 साल हो चुके थे, अगर 1192 को हम गिने तो। और उसको जो उन्होंने जो मारा जिस तरीके से, वो शिवाजी को ट्रैप करना चाह रहा था, शिवाजी ने उसको ट्रैप किया। पहले उससे एक तरीके से नाटक किया कि मैं तुमसे डर गया हूं बहुत, और उसको अपने पास बुला लिया और बाद में उसको वाघनख से उसका पेट चीर दिया। तो ये एक हमें ये सीखना पड़ेगा। शिवाजी के साथ में ऐसा हो गया कि अनफॉर्चुनेटली जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स चली, उसने शिवाजी को एक तरीके से कैद कर लिया। हर एक आदमी शिवाजी के नाम लेके वोट ले रहा है, हर एक शिवाजी के नाम लेके दुरुपयोग करके काम कर रहा है। ये परिस्थिति वहां पे हो गई है। तो शिवाजी का जो एक छत्रपति शिवाजी का जो लेवल होना चाहिए, विशाल लेवल, इस तरह के हमारे एक नेशनल आइकॉन होना चाहिए, वो आइकॉन वो बन नहीं पाए। तो आप देखिए कैसे हम लोग इस तरीके से हम लोग हमारे महापुरुषों का मूल्यांकन करने में हम असफल रहते हैं। अब देखिए कि हम हमारे जो विदेशी आक्रमणकार है उनकी कई बार हम उनके पुरुषार्थ की सराहना करते हैं कि काबुल से आए, समरकंद से आए, घोर से आए, गजनी से आए। अब आपको मैं बताऊं कि शिवाजी का जब स्वर्गवास हुआ, छत्रपति शिवाजी का, उस टाइम पे उनकी जो लंबाई थी उनके राज्य की, वो करीबन 1600 किलोमीटर की थी, थोड़ी कम थी उसकी, 1600 किलोमीटर। आज का जो वलसाड प्रांत है साउथ गुजरात में, वहां से उसका आरंभ होता था। और जिंजी नाम का एक जगह है
160 किलोमीटर चेन्नई के आगे, उसके आगे और 40 किलोमीटर पे उसका अंत होता था। लंबाई 1600 किलोमीटर की है। आप देखें, काबुल से दिल्ली की जो लंबाई है, जो अंतर है, रोड डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, वो 1300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। दूर जहां से मोहम्मद घोरी आया था, उसका जो अंतर है दिल्ली से, वो 1525 किलोमीटर है। और गजनी का जो अंतर है, वो मेरे ख्याल से 1250 किलोमीटर है। समरकंद जहां से बाबर आया था, उसका जो अंतर है वो थोड़ा ही ज्यादा है, करीबन 1800-1900 किलोमीटर होगा। और उसके बाद में शिवाजी ने जो बोया, कैसा उग के निकला। आप देखिए कि शिवाजी के देहांत के बाद 40 साल में मराठा सेनाएं दिल्ली पहुंच गई, और 25 साल के अंदर मराठा ही दिल्ली के कर्ता बन गए। और 1758 में शिवाजी के स्वर्गवास के बाद सिर्फ समझो ना 78 साल के अंदर मराठाओं ने जाके पेशावर काबिज किया, पेशावर जीता। पेशावर का जो अंतर पुणे से है, वो करीबन 2300 किलोमीटर का है। मतलब तेहरान और दिल्ली का अंतर है उससे थोड़ा कम, और दिल्ली और समरकंद का अंतर है उससे ज्यादा। तो हमारे पास, हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास, अगर हम मिडिवल आइकॉन चाहते हैं, तो मिडिवल आइकॉन भी हमारे पास है। तो जब हमारे जो राष्ट्रपति जिसको मानते हैं, वो अगर ये कहता है कि राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, जिनका फोटो हर एक भारतीय के घर में होना चाहिए, उसको अगर मिसगाइडेड पेट्रियट्स बोलता है, तो फिर क्या उसका कोई मतलब, क्या कहां देश कौन से डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा एक मेरा मुद्दा है, राष्ट्रीय विजन सुधारना हो आपको, तो हमें एक जबरदस्त एक मनोबल चाहिए। और हमारे पास आइकॉन है, सावरकर है, शिवाजी है, बोस है, आइकॉन है हमारे पास में। सिर्फ उनको सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। और शिवाजी थे, शिवाजी के जो नेवी के हेड थे, जो दो, उसमें एक मुसलमान था, शिवाजी के साथ भी मुसलमान थे। और तो और ये जो अफजल खान की जो लड़ाई हुई, उसके अंदर भी मुसलमान सैनिक थे शिवाजी के पास में, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अगर मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहेंगे, हम वहाबिज्म को एक तरीके से, आप देखिए कि जो भारत के आजादी के टाइम पे टोटल संख्या जो थी वहाबियों की, मतलब वहाबिज्म, इंडियन वहाबिज्म भारत के संदर्भ में हुआ देवबंदिज्म, तबलीग जमात, देवबंद तबलीग जमात और अहले हदीस, इन तीनों के फॉलोअर को वहाबी कहेंगे। इनकी संख्या सिर्फ 10% थी, 10 से कम आजादी के टाइम पे। कांग्रेस के एनकरेजमेंट की वजह से आज ये संख्या हो गई है 45 से 50%, और जो सहिष्णु थे उनकी संख्या 50% पे आ गई है। तो ये विजन अगर हम अपनाते हैं, तो हमें, मुसलमान में जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आज कश्मीर की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कश्मीर के अंदर मुसलमान है ही हमारी लड़ाई के अंदर। कश्मीर के हम मुसलमान की मदद के बगैर लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो आज मुझे एक प्रमुख बीजेपी नेता ने बताया कि गए 30 साल में जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, उनकी जो माहिती है, वो देने वालों में 90% मुसलमान है वहां के, 90%। तो हमें उनके लिए भी स्पेस खड़ी करनी है। हमें, अगर हम, जैसे कि हमने इसमें किया, अपने दिल्ली इलेक्शन के अंदर हमने हिंदू मुस्लिम कर दिया बीजेपी ने, वो गलत था बिल्कुल। हमें सहिष्णु मुसलमान के लिए जगह रखनी पड़ेगी, और सहिष्णु मुसलमान देश के अंदर है, ऐसा नहीं है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, मैं आपको बताऊं कि 2 चीज आपसे शेयर करूंगा मेरा जवाब देने, पूरा करने के पहले। देखिए, एक देवबंदी है ना, अगर उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, एक कंपोजिट कल्चर का स्कूल है, देशभक्ति वाला स्कूल है, तो वो भी कई चीजें ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। ये मैंने खुद ने देखा हुआ है। आप देखिए कि जो 2008 का जो अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, उसकी पहली माहिती देने वाला एक देवबंदी था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर तबलीग जमात की मिशनरीज को इंडिया में अलाउ करोगे, इस सरकार के आने के बाद में 6 साल के अंदर 10,000 मिशनरीज आए तबलीग जमात के पढ़ाने के लिए, प्यूरिटेनिकल इस्लाम सिखाने के लिए 10,000 मिशनरी आए इन 6 सालों के अंदर। तो जितने ये मिशनरी आएंगे, वो लोग उम्मा को प्रमोट कर रहे हैं, वर्ल्ड इस्लामिक ब्रदरहुड को, उतने ही आपके जो मुसलमान है वो डी नेशनलाइज होते जाएंगे। तो ये विजन नहीं है हमारे पास में जी। जी उदय भाई, इसमें एक प्रश्न है कि हैव वी फेल्ड ऑन नेपाल, और हमारे साथ लोग आज जुड़े हुए हैं, लंदन से भी जुड़े हुए हैं, दोहा से भी जुड़े हुए हैं जी। उनके भी कुछ प्रश्न है।
जी उसमें एक प्रश्न ये है कि उमेश जी का प्रश्न है कि हम आक्रामक क्यों नहीं हो सकते, नीतियां बदलने में दिक्कत क्या है? एक उनका ये प्रश्न है, क्यों नहीं हो पाते। और एक प्रश्न है कि पैसिफिज्म इज फेड टू पीपल इन स्मॉल डोजेज, वो कल्चर, पैसिफिस्ट कल्चर इज नर्चर्ड, idealized, and everything revolves around it, including the foreign policy. So somewhere, but the question is, what is the solution? We must erase traces of pacifism from every box of life, including the foreign policy and overall policy making. So मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स की जो ट्रेनिंग है, जो सिलेक्शन है और ट्रेनिंग है, उसमें भी हम कुछ ऐसे आइडियल्स पुराने हम लेके बैठे हैं और उनको जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं, जो जो आइडियल्स उनमें इम्बाइब करते हैं, बचपन में स्कूलिंग में हो ही रहा है, एजुकेशन सिस्टम में आपने कहा कि कोई बहुत बदलाव नहीं आ पाया, लेकिन जो ट्रेनिंग का पार्ट है और इवन सिलेक्शन का जो पार्ट है, तो कहीं वहां भी कुछ फॉल्ट है जो वो कैरी ओवर होते हैं वो सारे आइडियल्स। हमारे तो एजुकेशन के अंदर ही फॉल्ट है। आप देखिए सावरकर पर अटैक क्यों होता है? सावरकर इसके लिए होता है कि सावरकर जी का हिंदुत्व है, उसका दूसरा नाम है अनएलोइड नेशनलिज्म, बिन शर्ती राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म विदाउट एनी कंडीशन। और सावरकर पर प्रहार इसके लिए होता है कि जो कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, जो पैन इस्लामिस्ट बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि सावरकर की आइडियोलॉजी अगर मेन स्ट्रीम में आ गई तो ऐसे मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं, जो मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, वो भी शायद धारा में जुड़ जाए। कारण ये है कि सावरकर का, आप देखिए कि सावरकर का जो हिंदुत्व है उसके अंदर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसका, आप देखो हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो आप पढ़िए, उन्होंने उसमें वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि जो हमारी माइनॉरिटीज है उनका संकेत मुसलमान और क्रिश्चियनों की तरफ है, उनकी पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो स्टेट स्टेप इन करेगी। द स्टेट विल स्टेप इन एंड इंश्योर दैट दे आर एबल टू ऑफर देयर प्रेयर्स इन द वे दे वांट। पर हिंदू राष्ट्र विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ माइनॉरिटिज्म। यही हमारी आखिरी 100 साल की कहानी है, गए 100 साल की। लखनऊ पैक्ट से अपन शुरू करें, आज खिलाफत को 100 साल हो गए, 100 साल की हमारी यही कहानी है पूरी। इसका नुकसान क्या है आप देखिए, एक नैरेटिव डेवलप किया गया है देश के अंदर कि मुसलमानों को अन्याय हो रहा है देश के अंदर। आप देखिएगा अन्याय किसको हुआ है। आप गौर करें, जो सावरकर ने कहा था कि नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ माइनॉरिटिज्म, यही भारत की कहानी है। आज एक नेशन विद इन ए नेशन है इन द नेम ऑफ माइनॉरिटिज्म। आप देखें कि मुसलमान नेता ये कहते हैं, जो कट्टरवादी नेता है, कि भारत में मुसलमानों को अन्याय हुआ है ना। अब हम तथ्यों पे जाते हैं। आज के पाकिस्तान में जितने सिख, हिंदू और जैन थे 1947 के पहले, उसके मुकाबले सिर्फ 8% रह गए हैं। 92% हैव बीन ड्रिवन आउट, किल्ड और कन्वर्टेड। ड्रिवन आउट मतलब उनको भारत धकेल दिया गया, उनको अत्याचार कर करके। बांग्लादेश के अंदर ये संख्या घटी है करीबन 70%, मतलब 30% ही हिंदू और बौद्ध रह गए वहां पे बांग्लादेश के अंदर। और भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या 600% बढ़ी है। द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया हैज रिजन बाय 600% इन द लास्ट 74 ईयर्स। और अगर हम घुसपैठिए और ऐसे जो अति वहाबी मुसलमान है, अति देवबंदी जो है, जो लोग अपने बच्चे कम लिखवाते हैं, 6 बच्चे हो तो 3 लिखवाते हैं, 8 हो तो 5 लिखवाते हैं, ऐसे को हम गिनते हैं अगर, तो शायद 650 गुना भी, 650% भी मुसलमानों की संख्या बढ़ी हुई हो सकती है 1947 के मुकाबले। तो हमें सावरकर हमारे सामने मौजूद है, हमें सावरकर को एज ए नेशनल आइकॉन अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल से उनका एक रास्ता है, हमें बचा सकता है। और उनका कुछ इंप्लीमेंट किया, बोझ दे, तो हमको बोझ को भी रखना चाहिए साथ में। इसका मेरे ख्याल से ये पैसिफिज्म से हमें मुक्त होने का एक ही उपाय है, हमें ये कहना पड़ेगा राष्ट्रीय सुरक्षा में हम सावरकर और बोस को फॉलो करेंगे और मिडिवल पीरियड के अंदर छत्रपति शिवाजी को फॉलो करेंगे। ये आप जैसे आप डिक्लेयर करते हो, ये जो ब्लैकमेलिंग है मुसलमान, मेरा ये प्रश्न है इसके अंदर कि अगर मुसलमान पे इतना अन्याय हो रहा हो, जैसे हिंदू छोड़ के भारत आ गए और सिख छोड़ के भारत आ गए आज के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से,
ऐसे मुसलमान छोड़ के वहां क्यों नहीं चले जाते, बांग्लादेश या पाकिस्तान? इतना इतना अत्याचार उनके हो रहा है तो ये पूरे नैरेटिव्स है, इसको ब्रेक करने में हम असफल रहे हैं, बिकॉज अगेन रीजन इज सेम, गांधी पैसिविज्म। अगर हम एक ही ये जो गियर शिफ्ट जिसको बोलता हूं मैं, एक ही गियर हम शिफ्ट करते हैं, अपने आप थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। जी विनय जी, आपका एक प्रश्न है, विनय सिंह। उदय जी नमस्कार। मैं आपको हमेशा पढ़ता रहता हूं, मैं आंतरिक सुरक्षा के विषयों पे थोड़ा सा काम करता हूं। मेरा ये मानना है उदय जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम लोगों ने अभी जो भारत की असल बीमारी है, हम लोगों ने उसका डायग्नोसिस ही प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। उसका ताजा उदाहरण तबलीगी जमात है। 1926 का तबलीगी जमात 200 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, 10 कंट्रीज में बैंड है, और भारत को तबलीगी जमात अभी मालूम चलता है जब कोरोना हुआ। और इस 100 साल में तबलीगी जमात ने पूरी दुनिया में क्या क्या किया है, 20 ऐसे इंटरनेशनल आतंकवादी घटनाएं हैं जिसमें तबलीगी जमात का नाम आया है। लेकिन हम कब जानते हैं? वो भारत का तबलीगी जमात दुनिया भर में फेमस है, दुनिया भर में रडार पे है, कई देशों में बैन है, हम उसको जानते हैं अभी। और उसके लिए एक कोरोना जैसी कोई घटना होनी चाहिए तब हम तबलीगी जमात को जानते हैं, और शायद अभी भी जानने के प्रोसेस में पूरा जान नहीं पाए हैं। माहुरकर जी, एक छोटा सा विषय आपने जेके बजाज साहब की किताब का जिक्र किया। देखिए, दूसरा मैं उदाहरण बताता हूं आपको कि जैसे जम्मू कश्मीर का मामला है, जब भी हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हमको लगता है अच्छा कश्मीर है, नक्सलवाद है और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट है। इसके बियॉन्ड इन तीनों विषयों में हमारा इंटरनल सिक्योरिटी समाप्त हो जाता है, चैप्टर इंटरनल सिक्योरिटी का खत्म हो जाता है। जबकि मुझे लगता है, जेके बजाज साहब ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, ये मेरा मानना है और जो आज की स्थिति है कि जम्मू कश्मीर से, मतलब कश्मीर से, ये 10 गुना ज्यादा पोटेंट थ्रेट है आज के डेट में। और शायद हमारा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, कि जिस दिन ये ईस्टर्न कॉरिडोर का मामला अगर पूरे अपने पे आ गया तो हम शायद उसको संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे, जो स्थिति है यहाँ पे। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। पूरे देश भर के लोगों को ये मालूम है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगा दिए गए। मैं धनबाद रहता हूँ, आप झारखंड का एक जिला है राजमहल, वहां भी जाकर के पूछिएगा तो लोग बोलेंगे कि हाँ कश्मीरी पंडित भगाए गए। लेकिन राजमहल में 2 जातियों का एथनिक क्लींजिंग हो गया माहुरकर साहब, चाई मंडल और गंगोता, और टारगेट करके इन जातियों का एथनिक क्लींजिंग किया गया, क्योंकि जो भागलपुर के दंगे थे उसमें ये दोनों जातियां मुसलमानों के खिलाफ लीड रोल में थी, और पूरा का पूरा एक ब्लॉक साफ कर दिया गया। 3 जातियां हैं, चाई मंडल, गंगोता और पासी, और वहां के लोगों को कश्मीरी पंडित मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि हम जिस ब्लॉक में रह रहे हैं यहाँ इन 3 जातियों का एथनिक क्लींजिंग हो गया। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, और मुझे आप सुधार करें अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अभी प्रॉब्लम को डायग्नोस ही नहीं किया है। ये रियल प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने एक प्रमुख मुद्दा उठाया है। ये सभी चीजें जुड़ी हुई है पैसिविज्म से, ये सभी चीजें जुड़ी है गांधी का ये जो भाग है, पैसिफिस्ट भाग है, उससे जुड़ी हुई है। उसको हम क्लियर करते हैं तो अपने आप चीजें अपने आप। देखिए, तबलीग जमात का आपका गलत ख्याल है। तबलीग जमात पे मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, 20 साल से भी ज्यादा, 22-23 साल से, है ना। तबलीग जमात का ज्ञान सरकार को था ही, लेकिन क्योंकि ये जो विजन है कहीं ना कहीं, मतलब हमने एक तरीके से कैंसर को फैलने का हमने काम किया, फैलाने, मतलब कैंसर को फैलने दिया है हमने, आप समझे। तो हम सावरकर को अपनाते हैं तो हम कोई भी ऐसी चीजें, देखिए एक तरीके में कहता हूं कई बार कि हमें ये गांधी के ये एस्पेक्ट ने हमें एक तरीके से एनेस्थेसिया देके रखा हुआ है कि हमारी क्या बीमारी हुई हमको नहीं मालूम। हम इसको अगर स्वीकार करते हैं, एनेस्थेसिया के अपने आप को मुक्त करते हैं, अपने आप चीजें ढलने लगेंगी, कुछ सालों के अंदर पूरी ढल जाएंगी, हम चाहते हैं ऐसे। उमेश जी, आपका कुछ प्रश्न था, उमेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार माहुरकर जी, मेरा सवाल ये था कि जो आप बात कर रहे हैं, ये आखिर ये पॉलिटिकल जो एक तरह से कहें कि मनोबल कहाँ कम हो जाता है कि हम उस तरह से आक्रामक रणनीति अपना नहीं पाते हैं कि चीन घुस सकता है तो हम क्यों नहीं घुस सकते, पाकिस्तान घुस सकता है तो हम क्यों नहीं घुस सकते। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं, वो कहाँ जाकर के थम जाती है। और जैसा कि अभी राष्ट्रवादी सरकार है, और 2014 के पहले इवन पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी जो चर्चा हो रही थी, तो वहां डर जताने लगे थे कि अब ध्यान रखना मोदी है, अब ध्यान रखना मोदी। इसमें देखो ऐसा है कि सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तो ओल्ड है।
ब्यूरोक्रेसी वही नेहरूवियन विचार। देखिए चाइना, आप देखिए जो नेपाल के साथ जो हुआ है, नेपाल से ज्यादा देश, तो जब जब नरेंद्र मोदी वहां गए थे नेपाल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो उनपे कितना प्रेम बरसाया था लोगों ने। तो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, ये मैं कुलदीप जी से बिल्कुल सहमत हूं, कुछ करना पड़ेगा हमें इसका, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो पुरानी मानसिकता के लोग हैं, समझो आप। उनको आप एक साथ अगर आपको पूरा की पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको या तो बाहर के एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे जो आपको एडवाइस करें, या तो आपको उनकी जो एडवाइस आती है उसको बराबर उसको परखना पड़ेगा, उसमें बाहर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी ये मामले ये है कि करीब करीब सरकार ब्यूरोक्रेसी के उससे चल रही है, ऐसा मुझे दिखता है। अमित श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न, ये सब चीजें हेरफेर क्यों हो रही है? मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, और जब हम सत्ता में आते हैं या फिर हमारे पास जो पावर आता है तो हम जस्ट अपोजिट करने लगते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बजाय उल्टा हो रहा है। दे आर गोइंग टुवर्ड्स फैनेटिसिज्म। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र भी हैं, बट दे आर इवन समहाउ सिंपैथेटिक टू द मुस्लिम फैनेटिसिज्म। तो इस सिचुएशन में जबकि हम सबका विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर तरीके से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहीं ना कहीं तकिया वाले रास्ते पे जा रहा है, तो हम क्या एक बेटर सॉल्यूशन इस कंडीशन में ले सकते हैं? धन्यवाद। नहीं, मैंने आपको फिर से मैं दोहराऊंगा कि हम अगर सावरकर को अपनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर, तो ये सब प्रश्न है उसके अंदर, सब प्रश्न मिल जाते हैं हमें। सावरकर ने स्पष्ट कहा है ना इसके अंदर, उन्होंने तो स्पष्ट कहा ही है कि मुस्लिम एबेसमेंट करना नहीं, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको इतना ही मिलेगा जितना आप देश को दोगे, ये बात भी की है उन्होंने। आप समझे? अगर हम सिर्फ ये गियर शिफ्ट करते हैं, ये जो स्पष्टता मैं चाह रहा हूं जो हम करते हैं अगर, तो उससे सब चीजों का जवाब मिलेगा। भाई जो मुसलमान ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनको तो मालूम ही है कि गलत कर रहे हैं, उनको जो इनके नेता जो हैं उनको तो सही बात मालूम ही है, समझो आप। उनके सामने है इस्लामिक विजन, उनको लगता है कि ये जो ऐसा खोखला हिंदुस्तान है इसको हम इस्लाम में परिवर्तित करने में सफल रहेंगे, समझे आप। तो मोमेंट को लगता है कि एक बड़ा रोड़ा सामने आ गया है, तो फिर वो उनके खुद के भी तेवर चेंज होने लगेंगे, आप समझिए। अभी तुमको लगता है कि हम इसमें, अभी जैसे अभी लोग ऐसा मानते हैं, इनके जो अंदर की जो स्ट्रेटेजी आजकल ये है कि भाई मोदी शाह इनके अंदर जो डिबेट चलती है अंदर दो भागे, एक ऐसा मानता है कि मोदी शाह जगताप उनको ज्यादा प्रोवोक मत करोगे, ये चले जाएंगे, फिर अपना अपन मूवमेंट आगे ले जाएंगे पैन इस्लामिज्म का, समझे आप। तो एक मानता है कि नहीं, इनको तो रोकना ही पड़ेगा। इनके अंदर भी डिबेट चल रही है इस बात की, लेकिन डिबेट से स्ट्रेटेजी को लेके, आप समझे। तो हम जैसे ही हम हमारे गियर शिफ्ट करते हैं, हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी की पूरी डॉक्ट्रिन चेंज करते हैं, तो अपने आप जवाब मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी में जो हमारे हमको जो खतरा बने उनको भी मिल जाएगा, और चाइना और पाकिस्तान को भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, अमेरिका को भी मिल जाएगा। आप देखिए ना, हम तो स्टेटमेंट इशू करते हैं जब इस टाइप कहते, तो पहले ही कहते हैं कि भारत कोई भी हमला नहीं करता, लेकिन भारत पे जो हमला करता है उसको भारत सहन भी नहीं करता। तो ये पहला सेंटेंस बोलने की जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको ये कहना है कि भारत पे जो भी हमला करेगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। जब हमने बालाकोट के टाइम पे किया था, हमने पुलवामा के टाइम पे किया था, ये काम हमने एक बार किया, ऐसा नहीं कि जो भी भारत पे हमला करेगा उसको डबल कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हमारा 1 रुपए का नुकसान करता है, हम उसका 2 रुपए का नुकसान करेंगे, भले हमारा कितना भी नुकसान हो, हम उसको अनपनिश्ड नहीं जाने देंगे। Nobody who tries to finger India will be allowed to go unpunished, whatever the cost we have to pay। ये हम लाइन लेते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ही जो इस टाइप के जो कट्टरवादी है मुसलमान, उनको भी जवाब मिलेगा, सबको मिलेगा। धन्यवाद उदय भाई। मैं अब वीरेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि अपना प्रश्न पूछें। वीरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ सर। मेरा एक इस संबंध में है, शांतिवाद विचारधारा के संबंध में मेरा एक विचार भी है और एक आपसे क्वेश्चंस भी है। जी कहिए। सर मेरे विचार में, जैसा मैंने इस व्यवस्था को समझा है, तो इसमें एक हमारी जो भारत की जो सांस्कृतिक विशेषता का तत्व भी जो है, ये शांतिवादी विचारधारा रह चुकी है। पौराणिक काल से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसके साथ साथ हमारे संस्कृति के साथ साथ ये तत्व के रूप में संचालित हो रही है साथ साथ।
लेकिन एक देश और एक राज्य में शासन के बहुत सारे आयाम होते हैं। उन शासन को संचालित करने के लिए इन सभी आयामों में प्रत्येक आयाम में शांतिवादी विचारधारा को नहीं रखा जा सकता है। ये अगर इसको रखने की कोशिश भी की जाती है तो ये एक नकारात्मक रूप से इसका परिणाम उभर कर सामने आता है। बिल्कुल। और मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि पौराणिक जो शांतिवादी व्यवस्था थी प्राचीन काल से, जो हमारे ऐतिहासिक, और आज की जो आधुनिक और गांधीवादी शांति जो वाद जो व्यवस्था है, शांति दूत की जो व्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ा क्या अंतर है? इसके संबंध में मेरा क्वेश्चन आपसे था, क्योंकि प्राचीन काल में एक इस शांतिवादी विचारधारा का एक शासक ने बहुत ज्यादा प्रयोग किया था, अति प्रयोग किया था, तो उसका परिणाम उसे नकारात्मक रूप से प्राप्त हुआ। ये मैं उस उदाहरण की बात कर रहा हूँ, सम्राट अशोक जी, समझिए। एक राजन ने अपने हथियार त्याग कर शांतिवादी व्यवस्था को अपने शासन में इतना मजबूत करने की कोशिश की कि उसका पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य चला गया और भारत की राजनीतिक अखंडता और एकता उसमें टूट गई और वापस 700 साल बाद स्थापित हो सकी। तो इसका नकारात्मक रिजल्ट हमने प्राचीन काल में भी देखा है और आज के हिसाब से अगर हम देखें और प्राचीन काल के हिसाब से, तो इसका एक मंतव्य ये था कि दानव और मानव के बीच में शांति दूत व्यवस्था का कभी व्यवहार संचालन नहीं हो सकता, सभ्यता और असभ्यता के बीच में कभी शांति दूत व्यवस्था का व्यवहार नहीं हो सकता। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन यही है कि सर, ये अपने जो पौराणिक और आधुनिक शांति जो दूत की व्यवस्था है, जो वाद की व्यवस्था है, इसके संबंध में आपका क्या विचार है सर? ये ऐसा है कि बौद्ध धर्म में कुछ ऐसी बात कही गई है, लेकिन देखिए बौद्ध धर्म का भी हमको एक तरीके से एक ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अशोक वाली नीति होती तो आज ये बौद्ध धर्म जो फॉलो करते हैं देश, वो इतने मतलब बल का प्रयोग नहीं करते, समझा। और महावीर के अंदर भी जैसे कि मेरी एक बड़े जैन ऋषि से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है। एक बार एक राजा एक औरत पे गलत नजर डाल रहा था, तो कोई तीर्थंकर हो गए, उन्होंने तलवार लेके वो दौड़े उसके पीछे, ऐसा एक दाखला भी है उसके अंदर। तो गांधी से और जो उन्होंने हमारे जो नॉन बुद्धिस्ट नॉन जैन है उसके अंदर ऐसी बात है ही नहीं, दया की बात है। ऐसा नहीं कहा गया कि हम पे कोई अटैक करता है उसको हम उसका प्रतिकार न करें, आप समझे कि नहीं, या उसका हम पर प्रतिकार करें या उसको एक मौका दें, ऐसी कहीं बात नहीं है। हाँ, बहुत जैन के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी देखिए अगर ऐसा होता है टोटली, तो आज जो इतने बौद्धिक लोग, आप लद्दाख के लिए, लद्दाख में कितने सारे फाइटर्स हैं आज, बहुत सारे फाइटर हैं लद्दाख के अंदर, कारगिल के अंदर कई लोगों ने वो दिया। मेन प्रॉब्लम है गांधीज्म का, मेन प्रॉब्लम गांधीज्म का है कि गांधीज्म के अंदर जो गांधी जी ने कहा, आप देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अबुल कलाम आजाद को कहा कि खून खराबा देख के मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, मौलाना मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है। फिर जब लंदन पे अटैक किया हिटलर ने, तो उन्होंने वाइसरॉय के द्वारा मैसेज भिजवाया चर्चिल को कि डोंट रिटेलिएट, डोंट डिफेंड योरसेल्फ विद आर्म्स, रिलाई ऑन योर मॉरल फोर्स। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी, उसका तो कोई जोटा ही नहीं है, समझो आप देखिए कि आप पूरा गांधी जी का अगर ये बात आप पढ़ेंगे 1940 से लेके 1948 तक, तो आपको गांधी जी की कई गलतियां दिखेंगी। पार्टीशन ही इसके वजह से हुआ है, गांधी जी की इस नीति के वजह से ही पार्टीशन हुआ है, कोई ना नहीं बोल सकता। तो गांधी जी के अंदर हमको जो नुकसान हुआ है वो गांधी जी की वजह से हुआ है। हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम गांधी जी का सुदर्शन चक्र का भी हम सम्मान करते हैं, तो ये कहना जरूर है, लेकिन मेन प्रॉब्लम गांधीज्म का है। मैं मानता हूं कि पौराणिक काल तक जाने की जरूरत नहीं है हमें, हम गांधीज्म वाला जो डिफेक्ट है उसको ठीक करते हैं तो अपने आप जवाब मिल जाएगा जी। थैंक यू उदय भाई। We have Rahul from London. Rahul, you want to ask question? Sorry, hi everyone. Yeah, well, it wasn't really a question per se. It was more of a comment.
I'm not convinced that our problem is pacifism. I believe that our problem is more a lack of proactivity and a lack of risk taking. We're more than willing to fight and to respond. Our problem is that we're not willing to actually go on the front foot, take risks, and put the opponent on the back foot. I don't believe that we're inherently pacifist. I believe that at the moment, at least, that we are inherently reactive. Just a comment, but I'd be very interested in hearing your response. Thank you so much. I beg to disagree with you because I'm those rare persons who has studied Savarkar, who has studied Gandhi, and who has studied the rise of pan-Islamism in the country, the rise of radical Islamic movements. So I am in a way very well placed to form an opinion on this subject. So Gandhian pacifism is one of the main reasons for whatever problems you are seeing are there with the Indian system. This is my belief. Yeah. Thank you. You see, Thank you. those who have read Savarkar, they have not read the rise of radical Islamic movements. When you study the rise of radical Islamic movements, then you understand Savarkar in perfect manner, you know. Thank you, Ulbhai. There is another question. India stands on war, as you mentioned, which was predominantly influenced by pacifist religion like Buddhism, Jainism, Hinduism. Unfortunately, our foreign policy makers have not learned lessons from past mistakes. Basically, he's saying that we have not learned lessons. Following an ideology is fine, but there have been very bad experiences with that ideology. And in spite of, you can say, having a willingness to, you can say, come out of that attitude, that ideology, still we allow China to, you can say, be an aggressor. So I agree with you. It's all but the reason remains the same. So sorry for repeating the same thing over and over again. The reason is same. Gandhian pacifism remains the main reason behind India's inability to respond effectively to aggression. There is no debate allowed on Gandhi. Are you aware about that? In this country, you can go on abusing Savarkar for all the wrong things, you know. I mean, whatever debate is there against Savarkar is totally false. Yeah. There is always a conspiracy to defame him, correct? But you can't raise a single question against Gandhiji. The moment you do it, you face the allegation that you are a Godse. You are sympathetic to Gandhi's killers. So the best answer is to say that we believe in Gandhi's 1, 2, 3, 4, 5 things. We don't believe in 7, 8, 9. That is the best way to overcome this diffidence, this pacifism. Brigadier Jeevan Rajpurohit ji, please. At the outset, Uday sir, thank you very much. Wonderful session. Prophylactic fire. In army, we call it prophylactic fire. When the enemy fires at you, you find the place and you kill him thereafter. He is not able to move. I thank you immensely from core of my heart. I wish to make 2, 3 very simple points. You made a mention of soldiers. You made a mention of strategic level actions. You made a mention of the historical facts of Savarkar and Shivaji. What a wonderful combination. In my personal perception, I can't keep bragging on because Krishna was my forefather or I belong to land of Ram and all that. Today, the entire world has changed. Last 600 years of the modern history has changed the way we look at the world. And therefore, we have to be pragmatic in this world. It is no more you give your he gives you a slap and you give the other side. No, sorry.
You have to be very, very clear in your diplomatic terms with complete perseverance, with complete resilience. You see the way Modi ji addressed in United Nations. He did not even take name of Pakistan and China. What a depth in the man. What a depth in the diplomacy. And when we start taking these actions and look beyond our present problems, we have to get out of the present problems to be with the future and again be the leaders for tomorrow. All that I wish to say is nationalism has to be in our schools, in our character, in our every action of life. Unless that happens, we will continue to crib and strive. Unalloyed nationalism. Nationalism without condition. Absolutely, it is unconditional. I have to say, what is it I can do for my nation? Instead of asking what he has done or she has done, I must. But getting this feeling is extremely difficult job for all of us. We all understand. We talk good things, go back home and sit back and relax. But this what I have suggested, this gear shift, that is the key to changing the vision of the country. Somebody has to show the courage. Very right. Shift that gear, that's all. And unless you and me start talking it publicly, I talk in my mohalla, you talk in your area, village, people have the awareness. This has to become a mass movement of awareness and time of uprising. Mass movement of awareness is the right word. Very true, very true. And the moment we take it, sooner or later, people will grab it. Mind you, the millennium population, the youngsters today, they understand this. Unfortunately, the guidance to them towards nationalism and beyond is what I think we need to do. Thank you very much. We're really honored, grateful. I fully thank you. Thank you, Brigadier Rajpuri. Professor Sushant Misra, sir. Actually, there is one point. What is it? I totally agree with you what you said. Now, my point is that what is the actionable strategy to work on this? For example, I come from education sector and I see Gopalji is also there. We have had discussions on this. For example, in India, we have education system totally bartered out to foreigners. I'm not talking of Macaulay and all that. Forget all that. India is perhaps one of the few countries in the world where the school boards are totally dominated by countries abroad. We have IB, international boards coming, several international boards without any mediation of Indian education system. So what is the actionable strategy in a country where the basic education system, just now Brigadier have also said, in our school the curriculum has to come. So where is the basic strategy from where we should actually start? There are wide changes needed in the education system, which are not coming so easily, unfortunately. And without reforming the education system, what I am saying is not possible. So it has to become a mass movement. Yes, for example, your AMU founder, what is his name? Guldeep ji? AMU founder. Syed Ahmad Khan is sold as a social reformer in our books. Yes. Basically, he is the person who laid the foundation of two-nation theory by opposing Congress, by saying that if today Britishers were to leave this country, then we will be ruled by Hindus. Whereas we are the ones who are the ruling class. We have ruled over this country. And you see the falsification of history. You see, British rule, the foundation was laid in 1818. The last Maratha war they won, correct? Now, Britishers had taken power from Marathas. Nizam was the only ruler from whom they took power. Otherwise, the transfer of power in the 19th century to British was from the Marathas, not from the Muslims. That is another falsification of history. So in history, it is very necessary that we reform history books. And for example, Abul Kalam Azad, his entire activity as Congress leader, his entire role is under question. Are you aware that in 1912,
He had floated a party called Hizbullah. Yes. He has not mentioned this in his autobiography also. In his autobiography, how can you miss such a point in your autobiography? In his autobiography, India Means Freedom, he has not mentioned that he had led a party called Hizbullah, an Islamic party, in 1912. I will tell you one more thing, this will shock you. When about 20 years ago, when I developed a lot of interest in study of radical Islamic movements, I started, internet had come by then, and I started using internet to enrich my knowledge about radical Islamic movements. About 18 years ago, I've come across a book called Taqwiyatul Iman. This book is taught in each and every Wahhabi madrasa of not just India, entire world. This book is the stepping stone to separatism. It preaches hatred for customs of all non-Hindu, non-Islamic religions. It is sold free in Jeddah. It is written by Indian Maulvi. It is written by an Indian Maulvi in 1820s. But it is sold across the world. It is taught in every Wahhabi madrasa. And till 2015, when I wrote an article on this book in my in Daily O, India Today's web platform, nobody knew about it. The entire security establishment was unaware about a book which was spreading hatred for Hinduism and all non-Islamic religions. And it's been taught for the last 150 years. See the lack of sense of history, the lack of sense of security in this country, that a book which is the main reason for fanaticism of the Muslims is Hindus don't know about it. The security establishment doesn't know about it till 2015. So it is very necessary that education system should be our first step. I think two steps are important. Yes, sir. And in that case, which are being made on cultural nationalism by web series, by sex content. You see Facebook. In Facebook, every day I have to there is a this option called hide. Every day I have to hide. They show extramarital relations between brother-in-law and sister-in-law, between father-in-law and daughter-in-law. What nonsense! I mean, I'm totally appalled. How can the government allow this? Why nobody is taking steps? So there is an attack on cultural nationalism. Education, again, lot needs to be done. As I told you, one of my favorite ideas for the last about 5 years is that we should have in school curriculum we should have some Muslim heroes, whose history is taught to the Muslim students. And against that, we are saying we are teaching, we are preaching about Sayyid Ahmad Khan. We say he is a social reformer. Yeah. थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर मिश्रा। ऐसे प्रश्न राकेश जी का ये था कि अगर भारत अपने गैर हिंदू नागरिकों के प्रति आक्रामक रुख अपनाता है तो हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की कार्बन कॉपी नहीं दिखेंगे। ये एक जनरली क्वेश्चन काउंटर के रूप में जनरली लोग कुछ करते हैं कि भाई हमारे एक, जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा उदारवादी, एक जो आपने बात कही, पूरा गांधीवादी के साथ एक उदारवादी दृष्टिकोण भी एक हमारे यहाँ विकसित हुआ। हमने कहा आक्रामक रूप अपनाया है जी, हमने तो आक्रामक रूप अपनाया नहीं अभी तक। 2-4 लिंचिंग डेट से थोड़ी आक्रामक रूप होता है, और लिंचिंग जो कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए भाई। एक प्रश्न गोपाल परियार जी हैं। हाँ गोपाल जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जो सुशांत जी कह रहे थे और ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट आपने बताया और जिसका समाधान मुझे दिखाई देता है, ये हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्ट्री में हमें एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए जो अभी तक 2 टेन्योर आए इसमें प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और इसका सारा आप बता रहे हैं पड़ोस में दिखाएंगे, मोहल्ले में बताएं, ये बहुत ही अपर्याप्त है। हम सभी लग जाए तो भी अपर्याप्त है। अगर ये किताबों में
पाठ्यक्रम में जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रश्न मेरा जरा सा ये है कि हम देख रहे हैं कि ये जो एनआरसी के खिलाफ बैठे हैं या इसमें बैठे हैं, हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। जो आप कह रहे हैं कि ये एक सपना ले रहे हैं कि यहाँ इस्लामिक रूल होगा, हो सकता है ये हो जाए, तो उसको काउंटर करने की सरकार को क्या करना चाहिए कि राइट टू वोट ओनली फॉर टू पे प्रहार करना चाहिए, या फिर सिविल कोड भी मुझे लगता आ जाए तो भी वो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना ये हो, किसी समय विशेष से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सरकार को क्या करना चाहिए सर? नहीं, देखिए जो पॉपुलेशन नियंत्रण का जो स्टेप है तो लेना ही चाहिए सरकार को। वहां हिंदू मुस्लिम का बात सब पे एक साथ लागू पड़ेगा। मैं तो इस मत का हूं कि जो दो बच्चे से ज्यादा पैदा करता है ना, उसको वोटिंग राइट ले लेनी चाहिए। एक क्वेश्चन है अबाउट भारतीय सॉफ्ट पावर। उनका ये कहना है कि भारतीय सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर, जो उनका ये कहना है कि भाई हम बाकी एग्रेशन तो छोड़ दें, हम हमारी अपनी जो सॉफ्ट पावर है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारी कल्चरल कनेक्ट रहा है, हिस्टोरिकल कनेक्ट रहा है, हम उसी को ही प्रॉपरली एग्रेसिवली आगे नहीं पहुंचा पा रहे, उन देशों में अपनी कल्चर को ही आगे नहीं रख पा रहे। तो जो अपनी, जिसको हम कहना चाहिए कि आर्म्स और वेपनरी और वो जो हम उसमें एग्रेशन तो कहाँ दिखा पाएंगे, हम हमारी कल्चर में ही एग्रेसिव नहीं है। सॉफ्ट पावर की भी हम उसकी स्वॉर्ड को यूज नहीं कर पा रहे। सॉफ्ट पावर के अंदर तो कुछ एक बिगिनिंग तो हुआ है मोदी जी के आने के बाद, जरूर एक बिगिनिंग हुआ है, जो मैं समझ पाता हूं। मतलब जो हमारे एनआरआईज हैं, वो नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद जाके उनको एड्रेस करते हैं, उनको भारत के बारे में बताते हैं, उनको एम्पावर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन उसमें तो एक अच्छी बिगिनिंग हुई है। हाँ, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अच्छी बिगिनिंग तो हुई है मेरे ख्याल से। उदय भाई, काफी विषय आए हैं और मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं, बाकी लोगों को भी जानकारी होगी कि जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ आपका मिलना जुलना और आपका अप्रोच है, आपकी जो रीच है, आपका जो इवन मैं कहूंगा कि इन्फ्लुएंस है, तो वो सब देखते हुए आपने काफी आज विषय रखे और कुछ विषयों पे आपने चिंता भी व्यक्त की है। तो अब ये जो इस परिस्थिति पैदा हो गई है चीन के एग्रेशन के कारण, पाकिस्तान, फिर चीन का ईरान से भी चले जाना, ईरान के साथ कर लेना, ईरान हमारा हिस्टोरिकली बहुत पुराना मित्र रहा, अब वहां से भी दूरियां बढ़ने लगी। नेपाल जो बिल्कुल हम कहना चाहिए कि एक हमारी कल्चरल एक आर्म है, उसके साथ तो कोई किसी तरह का दुराव का कोई प्रश्न नहीं था, बट वहां भी अब तनाव की स्थिति हो गई है। तो इन सब में देखते हुए, इन परिस्थितियों में कौन से 3, 4, 5 स्टेप्स आपको लगता है कि आप करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे सरकार को, जोर देके कि भाई सबसे पहले इन विषयों पे, एक तो एजुकेशन का विषय आया, दूसरा कुछ संस्कृति के विषय आए हैं। एजुकेशन देखिए, एक तो ये सेक्सुअल कंटेंट आता है ना, बहुत ही आजकल तो बहुत ही खराब आ रहा है, मतलब सोच नहीं सकते। तो जिस्म पिक्चर आया था, जिस्म पिक्चर 2003 में, जब ही मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा था। उससे तो कई मात्रा में आगे बात बढ़ चुकी है, जो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह का कंटेंट आता है आजकल उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये इसमें जो बीजेपी के नेता सब मानते हैं कि इसमें हमें अपनी लाइन लंबी करनी चाहिए, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमें एक लॉ बनाना पड़ेगा, है ना। मेरे जो 5 जो आप सुझाव बोलो, उसमें एक ये है कि देयर शुड बी ए लॉ टू कंट्रोल objectionable content in films and on social media platforms, because the freedom which we have given them is being misused like anything. और हमारी जो विश्व गुरु बनने की परिकल्पना है, वो अगर हम सेक्स बन गए, हमारे लोग, हमारे छोटे बच्चे अगर सेक्स के गुलाम हो गए, हम कभी वो हमारा कुछ मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा, एक तो मैंने मेन सजेशन जो दिया आपको कि गियर शिफ्ट नेशनल सिक्योरिटी विजन के अंदर, कि भाई सावरकर बोस की डॉक्ट्रिन हम अपनाएंगे और स्वीकार करते हैं हम कि गांधी जी की जो 2 बातें हैं, एक संपूर्ण अहिंसा और दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदुओं की कीमत पर, इन रस्तों पे हम नहीं चलेंगे। हम गांधी जी के दूसरे जो रास्ते हैं वो हमें स्वीकार्य है, उससे देश को फायदा भी हुआ है। ये एक
सरकार इसको एडमिट करे। तीसरा, एजुकेशन के अंदर, खास करके प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो एक हमारा फाउंडेशन है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा डालने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी को अलग से पेश करने की आवश्यकता है। राणा प्रताप का जो बलिदान है उसको एक अलग तरीके से लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। फिर कई पंजाब के अंदर कई, मुझे आजकल तो एक इंटरनेट का फायदा भी है, पंजाब के अंदर भी कई लोगों ने बलिदान दिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, धर्म के लिए, उनका भी रेफरेंस होना चाहिए, चैप्टर होना चाहिए। कई लोग मिल गए, कई जो सिखिज्म के बाद में कई ऐसे जो हैं सिख क्या बोलते हैं एक्टिविस्ट लेटर मिडिवल पीरियड के, जिन्होंने इस्लाम न स्वीकारते हुए मौत को स्वीकारा। ऐसे लोग एक होनी चाहिए। दूसरा कि मुसलमान के अंदर भी जो मुसलमान प्रजा को प्रेरित करे राष्ट्रवाद की ओर, ऐसा एक हिस्ट्री के चेंजेस लाने चाहिए। ये 2 चीज हो गई, 3 चीज बताई मैंने आपको, है ना। पांचवा हमें एक कैंपेन लॉन्च करना चाहिए। ये तो खैर मूलभूत जो चेंजेस लाने उसकी बात है, लेकिन एक कैंपेन लॉन्च हो या ये सभी बातें लोगों के सामने रखी जाए। मैं मानता हूं, मैं तो प्राइवेट लोगों से जब बात करता हूं, छोटे लोगों से, तो उनको तो स्वीकार ही है ये सब बातें। जो लोग राष्ट्रवाद में मानते हैं, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, खाली इतना है कि क्योंकि नेता हिम्मत नहीं करते वो नहीं हिम्मत करते। तो ये 4 एक सजेशन है मेरे जो हमें करने चाहिए, और भी कई सारे हैं। जी जी। दीपक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है सर, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कल से अगर मुझे कुछ शुरुआत करनी हो कि ग्राउंड रूट पे, जमीनी स्तर पर मेरे एक इंडिविजुअल, एक खुद नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते, मैं कल से क्या शुरुआत कर सकता हूँ बिना किसी की सहायता, बिना किसी की बैसाखी का वेट किए बिना, कि हाँ मैं कल से क्या शुरुआत कर सकता हूँ, वो हम क्या कर सकते हैं, वो सजेस्ट कीजिए आप, वो बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसमें आपका क्या, ये मेरा सवाल है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट तो आपके ऊपर ही आधार रखेगा, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने भी कुछ माध्यम रखे हैं, जैसे माई गव नाम की एक वेबसाइट है, माई गव नाम की, अभी थोड़ी कम प्रभावी हो गई, पहले तो बहुत प्रभावी थी, पहले 2 साल तक तो बहुत प्रभावी थी। उसके अंदर राष्ट्रवाद और इससे जो विचार आते थे लोगों, गवर्नेंस के, लोग उसमें डालते थे, तो सरकार उसमें अच्छे विचार उसमें से उठा के उसको इंप्लीमेंट करती थी। उसका अब लेटेस्ट उसका मुझे ख्याल नहीं है कि कितनी प्रभावी है वो वेबसाइट, लेकिन पहले 2 साल में जब मैंने मोदी जी में पहले मेरी जो दूसरी पुस्तक लिखी मार्चिंग विद द विलेन, उस टाइम पे वो वेबसाइट बहुत प्रभावी थी। कई उसमें मेरी किताब में कई दाखले हैं कि जहाँ ऐसे एक नागरिक बैठा हुआ, उसमें एक विचार आया इससे देश को फायदा होगा, उसने उसमें डाल दिया और सरकार ने उसको ले लिया। ऐसे कई दाखले मेरी किताब के अंदर थे, और वो वेबसाइट अब इतनी प्रभावी नहीं जितनी पहले थी, ऐसा मेरा मानना है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक रास्ता मैंने आपको बताया। बाकी तो आप देखिए, आप कौन सी स्टेट, आपका दिल्ली रहते हैं, आप दिल्ली में हैं आप दीपक जी? जी नहीं, मैं राजस्थान जोधपुर। राजस्थान और गुजरात के अंदर सेवाभावी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप जो भी विचार आपके मन में आता है, अगर आप इंक्वायरी करते हैं, आपको कोई ना कोई सेवाभावी संस्था मिलेगी जो आपके विचार का उपयोग करेगी, उसको इंप्लीमेंट करेगी। कम से कम गुजरात में तो बड़े पैमाने पे कोई ऐसा विचार नहीं है देश हित का जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इतनी सारी संस्था है। पानी के अंदर काम करना है तो पानी की संस्था है, आपको गौ सेवा करनी है, गौ सेवा की संस्था है, आपको जैसे कि सेवा है रैक पिकर्स की जो गरीब, अति गरीब लोग होते हैं, जो कूड़े में से कागज निकाल के अपना जीवन चलाते हैं, तो उसके लिए सेवा संस्था है, उसमें आप कर सकते हो योगदान। ऐसी बहुत सारी संस्था है। वो तो क्या, हमें ये राष्ट्रवाद को हमें एक नई ऊंचाई पे ले जाना पड़ेगा। अगर वो नई ऊंचाई पे हम ले जाते हैं तो अपने आप द्वार खुलने लगेंगे हर चीजों। आपका जवाब भी उसमें आ गया। और राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई पे हमें ले जाना पड़ेगा। अभी हम राष्ट्रवाद कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट नहीं है। एक कॉमन राष्ट्रवाद को फॉलो हम कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट को फॉलो नहीं कर। अगर नेशन फर्स्ट को फॉलो करते हैं तो कई चीजें ऐसी हैं राष्ट्रवादी जो आज की तारीख में कर रहे हैं वो न करें।
कई ऐसी चीजें हो रही है देश के अंदर जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। तो नेशन फर्स्ट हम ले जाते हैं, प्लस नेशन इज सुप्रीम, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। इसकी बात इसको डिफाइन सावरकर ने बहुत अच्छी तरह किया हो, इसको हम फॉलो करते तो अपने आप ये सब चीजों के द्वार खुलने लगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। हमारे साथ एक युवा है जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, पंकज गुर्जर। पंकज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि एक्चुअली जैसे सावरकर जी का आपने जिक्र किया, तो हमें क्या है, जैसे हम प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, उस फेज में जाते हैं तब, तो हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। एंड मोर ओवर जैसे हमारे एथिक्स के कोई सवाल हैं, जैसे आपने पैसिफिज्म की भी बात की यहाँ पे अभी, कि हमें जो है वो रिटेलिएशन वगैरह हम करते नहीं है, ज्यादातर हम पैसिफिज्म में ही जो है वो रह जाते हैं चीजों में। तो उनके बारे में हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही मतलब पाठ्यक्रम में वो चीजें होती हैं। और थोड़ा बहुत जैसे हमें बताया जाता है तो इस तरीके से बताया जाता है कि वो ज्यादातर जैसे लोग कह देते हैं कि उन्होंने फिर बाद में जैसे क्षमा याचना या जो भी चीज की, तो उसको एज ए कावर्डली स्टेप बता दिया जाता है, rather than जो उन्होंने स्ट्रगल वगैरह जो फेस किया उन्होंने ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट काला पानी के दौरान, तो वो हमें बिल्कुल मतलब उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। और फिर क्या होता है कि जैसे न्यूज़पेपर के नैरेटिव्स वगैरह जो ऐसे चलते हैं, जैसे द हिंदू वगैरह के चलते हैं, तो मोर ओवर जो है वो पूरा ही क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को भी, और फिर स्टूडेंट्स उसी को पढ़ते रहते हैं, फिर उसी के हिसाब से ओपिनियन बना लेते हैं। और फिर टीचर्स वगैरह का भी इसमें रोल ज्यादा आता है कि वो भी फिर वही मतलब प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको जो है वो क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को। तो स्ट्रक्चर जो तैयार होता है सर, वो इस तरीके से होता है कि पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही जो है सर वो पूरा ही क्रिटिकल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, rather than वो सुन सके कि क्या एक्चुअली में परसेप्शन क्या है, रियली क्या है, मतलब सावरकर जी का क्या इशू है, उस तरीके से मतलब कुछ मतलब कोई नैरेटिव नहीं है उस चीज का। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप, सावरकर को दबाने का एक ही कारण है कि सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी ऊंची है कि अगर वो फैल जाती है तो पूरा देश एक हो जाएगा। इसलिए जो लोग भारत को विभाजित रखना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि देश टुकड़ों में बच जाए आगे जाके, वो उनका मेन प्रयास है कि सावरकर को दबा के उन पर गलत आक्षेप करके उनको दबा देना। एक का जवाब मैंने दे दिया। ये कहा जाता है कि सावरकर के हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों जो सेकंड क्लास सिटीजन बनेगी, इसका जवाब मैंने दिया आपको। हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि हर एक जाति हर एक धर्म को समान अधिकार होगा। उसके और दो दाखिले में आपको देता हूं। इसके 1938 के अंदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में लाहौर गए, तो लाहौर में उनको पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप और जिन्ना देश समाज को हिंदू मुस्लिम कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करने पे क्यों तुले हो? तो उस टाइम में जो जवाब दिया सावरकर ने, हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक है। सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। जिन्ना इज मोर एंड मोर जिन्ना वांट्स मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स व्हाइल आई एम फाइटिंग अ बैटल फॉर इक्वल राइट्स। मैंने हिंदुओं के लिए स्पेशल हक नहीं मांगे, मैं मुसलमानों को स्पेशल हक, हिंदू हकों का हनन करके न दिए जाए, उसकी पैरवी में कर रहा हूं। समझिए आप। दूसरी बात, एक बात दूसरा कि सावरकर की माफी की बात, सावरकर ने 10 माफी पत्र लिखे थे। कितने लिखे थे? 10। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को अपने जीवन काल में कम से कम 5 माफी पत्र लिखे थे। और अगर शिवाजी आगरा में रहते, आगरा में उनको नजर कैद में आज शिवाजी का आगरा का प्रकरण जानते हैं आप लोग। शिवाजी आगरा गए, आगरा में उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो औरंगजेब ने दिया नहीं उनको दरबार के अंदर। और औरंगजेब शिवाजी धुआं होके दरबार से निकल गए, पीठ बता के औरंगजेब को, और बाद में उनको नजर कैद किया गया। और नजर कैद में से वो अपनी युक्ति से भागे। उस टाइम पर उन्होंने माफी पत्र भी लिखे। तो माफी पत्र एक क्रांतिकारी के लिए एक युक्ति है बंधन में से छूटने की, जेल में से बाहर आने की। और सावरकर ने, आपको ख्याल हो कि सावरकर को जब स्टीमर में लाया जा रहा था 1910 में, वो पकड़े गए विक्टोरिया स्टेशन पे। वहां से जब उनको लाया जा रहा था, उस टाइम पे उन्होंने एक मार्सिलिस नाम का पोर्ट है, मार्सिलिस फ्रांस के अंदर, उस पोर्ट के पास जब वो जहाज पहुंचा, उन्होंने उसमें उड़ी लगा के डुबकी लगा के वो पोर्ट पे पहुंच गए, कम से कम 4-5 नॉटिकल माइल तैर के। लेकिन पोर्ट पे जो अधिकारी थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूं, मैं क्रिमिनल नहीं हूं।
मुझे आप पॉलिटिकल एस्लम दीजिए, और उन्होंने दिया नहीं और उनको वापस सौंप दिया ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश वो स्टीमर जो अथॉरिटीज थी स्टीमर में, उनको सौंप दिया। कहने का मतलब कि सावरकर ने भागने का प्रयत्न जब भी किया था, और सावरकर ने उनकी जो किताब है, उनकी किताबें मराठी में अंडमान के अंधेरे से, उसके अंदर लिखा है उन्होंने कितनी माफिया उन्हें मांगी है, पूरा उसका वृत्तांत दिया है उन्होंने कहा कि मैं जो क्रांतिकारी वहां जेल में थे उनको मैं समझाता था कि भाई देखो, हमारा पहला काम है यहाँ से छूटना, माफी हमारे लिए एक युक्ति है जेल में से बाहर आने की, और हमारी जो एंटी ब्रिटिश मुहिम है उसको फिर से शुरू करने की। दूसरा, क्रेडॉक नाम का एक अधिकारी, रेजिनाल्ड क्रेडॉक, ये 1913-1917 ऐसा 2 बार आया था अंडमान में। इसमें से एक ट्रिप में एक ऐसा प्रपोजल लेके आया था कि जो वहां पे जो क्रांतिकारी जेल में है, उनको शाम को दरिया किनारे टहलने की छूट दी जाए, पर साथ में उसने एक केविट लगाया। उसने कहा जेल अथॉरिटीज को, लेकिन सावरकर को छूट मत देना। ये सावरकर को अगर छूट दी तो कोई सावरकर के दोस्त यूरोप में भी हैं, कोई स्टीमर लेके आ जाएगा तो सावरकर को यहां से भगा के ले जाएगा। तो सावरकर के सामने तो पूरा कैंपेन ही गलत है, समझो आप। लेकिन अगर सावरकर की विडंबना ये है कि संघ परिवार के लोगों को जिस तरीके से सावरकर को डिफेंड करना चाहिए वो नहीं करते। सावरकर का क्रांतिकारी वाला जो पीरियड है वो सबको मालूम है। सावरकर विजनरी जो है, सावरकर जो फादर ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी है, मेरा एक लेख है, अगर महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता है तो सावरकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के पिता है। इफ गांधी इज द फादर ऑफ फादर ऑफ द नेशन, सावरकर इज द फादर ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। तो सावरकर को विचारक के रूप में देखा जाएगा। वो करने में हम असफल रहे हैं। इवन संघ के लोग सावरकर की ये बात नहीं बताते। सावरकर तो बहुत बड़े भविष्य बताते। भारत के ऊपर जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे आए, वो चाइना को लेके आए, पाकिस्तान को लेके आए, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके आए, ये सभी भविष्यवाणियां सावरकर जी ने 80-90 साल पहले कर दी थी। हमें सिर्फ सावरकर को फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जी, हमारे साथ श्री रविंद्र पंडिता जी हैं। नमस्कार जी। रविंद्र जी, कश्मीर जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें मां शारदा का मंदिर है। उस मां शारदा के मंदिर में हिंदुओं को जाने का, दर्शन करने का, पूजा करने का अधिकार मिले, उसके लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। और आपने काफी वहां पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों से मित्रता करके, संपर्क करके वहां कुछ लोगों के जाने की, और अभी कुछ यूरोप से कुछ लोग गए भी वहां, हिंदू पूजा पाठ भी किया, उसके प्रयासों में लगे हैं। रविंद्र जी, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं अभी? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका और उदय जी का भी। जी, मैं पर पूरा सुन नहीं पाया, किसी दूसरे प्रोग्राम में था अपनी कम्युनिटी के, क्योंकि मेरी कोशिश यही रह रही है कि 30 साल से जो अब हम बाहर हैं, विस्थापित हैं, तो कम से कम अपने कल्चर और हेरिटेज को किसी तरह से प्रिजर्व करें। और उसी में एक कड़ी ये है कि जो हमारे रूट्स हैं, मूलतः शारदा पीठ, उसको हम कैसे दोबारा जो है, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने सनातन को पुनर्जन्म दिलवाया, उसको कैसे हम रिवाइव करें। पर मेरा अभी कश्मीर से लेके एक सिंपल क्वेश्चन है उदय जी से। इतने एफर्ट्स हो रहे हैं, पहली बार हमको लग रहा है हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जब से मोदी जी की सरकार आई है। उम्मीदें काफी लगाए बैठे थे, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद लगानी चाहिए, और उम्मीद अब भी है। पर जितने भी अच्छे अच्छे कदम, बहुत सॉलिड कदम उठाए गए, उसके बावजूद भी हम कश्मीरियों का दिल नहीं जीत पाए। ना कश्मीरी पंडित अभी कुछ ऐसे मन से सुखी दिख रहा है, ना कश्मीरी मुसलमान, ना कश्मीरी सिख। आखिर कश्मीर की समस्या के लिए कुछ ठोस नीति अपनानी पड़ेगी। मुझे उसमें स्वयं जो मैं कर रहा हूँ कार्य, बिना सरकारी सहायता के या बिना किसी की सहायता के, वो मैं ये देख रहा हूँ, जो हमारे टेम्पल्स और शाइन्स हैं वहां पे करीब 2000 है, 1000 की सूची मेरे पास है, सर्वे टेम्पल्स। उधर अगर उनको चालू करा जाए किसी तरह से, शायद मोहल्ले मोहल्ले में या गांव गांव में जहां पे भी पंडित थे, हिंदूज थे, तो उनको अगर चालू करा जाए, जिसमें 14 हमने चालू करे, 24/7, 24/7 अभी चल रहे हैं, वहां लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं और मंदिरों को उठाएं। ये नर्व सेंटर्स हैं हमारे, और इन मंदिरों तक जाने के लिए मुझे लगता है वहां लोकल्स को भी कोई आपत्ति नहीं है, ना एक्सट्रीमिस्ट को कोई आपत्ति है। मैं जा रहा हूँ 26 अगस्त को कश्मीर, मैं LOC पे जा रहा हूँ पूजा करने, मेरा विचार बन रहा है। तो ऐसे अगर मंदिरों को हम उठाएं पहले इस
कड़ी में, तो लोग शायद वापस जाएं थोड़ा थोड़ा समर महीने में। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, वेकेशंस में ही सही, क्योंकि उस एस्पेक्ट में कोई आपत्ति नहीं है वहां लोगों को। ये मैंने आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास है, मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। उदय जी जैसे जो महान इस टाइम बैठे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप भी जरा पॉइंट उठाएं कि टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल लाई जाए जरा एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे एक एपेक्स बॉडी होती है ना, अकाल तख्त होता है बिल्कुल, या वेटिकन है, इस तरह से सनातन की भी एक वो बन जाए और इस पहलू को हम ले ले, तब कश्मीर को शायद हम जो है ना फिर वो सनातन की तरफ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और मेरे ख्याल से आपका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका जैसे मैंने आपका ट्विटर अकाउंट देखा तो मुझे आपका जो शारदा पीठ वाली जो आपने बात कही वो मुझे बहुत ठीक लगी, और आज जो आप सुझाव दे रहे हैं बहुत ही उपयोगी सुझाव है, इसको मैं ऊपर पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मतलब हमें पंडितों को फिर से जोड़ना है, तो ये बहुत बहुत उपयोगी आपका जो है सजेशन है, बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न थे और उदय भाई ने बहुत विस्तार से सारे प्रश्नों को, सारे मुद्दों को एक कोर, एक केंद्र पे लाके रखा है, केंद्रित उसको किया है कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और जो वीर सावरकर का जो अनअलॉयड नेशनलिज्म है आपने उसको आगे बढ़ाया है, उसकी ज्यादा से ज्यादा समाज में चर्चा हो, शिक्षा के द्वारा भी हो और हमारे द्वारा सोशल मीडिया में भी हो, अपने सर्कल में भी हो, जन जागृति फैले, और जो युवाओं में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक मॉरल एक कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है, उससे वो युवा बाहर निकलें और अपनी खुद की पहचान कर पाएं और देश को अच्छी तरह से समझ पाएं, और मानवता के लिए उनकी एक भारतवासी होने के नाते क्या उनकी ड्यूटी है, जो भी उनके कर्तव्य हैं उसको निभाने के लिए वो लायक बन सके, योग्य बन सके, और उतना उनमें आत्मविश्वास आए और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने अपने धर्म और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो पूरी बहादुरी के साथ किसी भी तरह के संकट का सामना कर सके। इन विषयों को बहुत विस्तार से श्री उदय माहुरकर जी ने हमारे सामने रखा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री उदय माहुरकर जी का, और आप सभी का। आपने धैर्यपूर्वक पूरा कार्यक्रम सुना। आप सबका एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। उदय भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला मेरे विचारों रखने का। थैंक यू।